हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन इनसाइट। स्वागत है आप सभी लोगों का क्रैश कोर्स के लेक्चर नंबर 7 में। आज बात करेंगे अगले टॉपिक मैक्रो इकोनॉमिक्स का, जो है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। मैंने आपके लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स कंप्लीट कर लिया क्रैश कोर्स में, और मैक्रो के स्टार्टिंग वाले दो टॉपिक नेशनल इनकम एंड मनी एंड बैंकिंग भी कंप्लीट कर चुके हैं। आज बात करने वाले हैं तीसरे टॉपिक के बारे में। इस टॉपिक का जो ओवरऑल वेटेज है वो है 8 नंबर। आज के लेक्चर में इस पूरे टॉपिक में से कौन कौन सा थियोरेटिकल पार्ट इंपोर्टेंट है, कौन कौन सा प्रैक्टिकल पार्ट इंपोर्टेंट है, कहां से क्वेश्चन मेन बन सकता है, इसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन आपकी तैयारी को और बेहतरीन बनाने के लिए हमने एक क्वेश्चन बैंक विद सॉल्यूशन पब्लिश किया है, एक बुक पब्लिश की है, जिसमें आपको अकाउंटेंसी, बिजनेस, इकोनॉमिक्स तीनों से रिलेटेड एग्जामिनेशन वाइज प्लस चैप्टर वाइज क्वेश्चंस मिलने वाले हैं विद सॉल्यूशन। बुक हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी दोनों में अवेलेबल है। बुक के अंदर हमने 6 मॉडल टेस्ट पेपर ऑलरेडी कवर किए हैं। प्लस बुक को परचेज करने के लिए एक मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, किस तरह से परचेज करेंगे, क्या फीचर्स रहने वाले हैं, उसके बारे में डिटेल वहां पर कवरेज है। वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एक बार आप लोग चेक जरूर करें। बुक को परचेज करने के लिए ये फोन नंबर है, इनकेस इस फोन नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर हमारा एजुकेशन इनसाइट्स ऐप डाउनलोड करके फिर वहां से चेक कर सकते हैं सारा कंटेंट। प्लस बुक का प्राइस जो पहले था 449, अब ये है 299। तो डिटेल वीडियो का लिंक नीचे है, एक बार चेक जरूर करें। अब बात करें अपने टॉपिक के बारे में सीधा। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन इनसाइट्स। आज के लेक्चर में बात करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 4, जो है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट टॉपिक। जहां बात करूंगा मैं इनकम क्या है और नेशनल इनकम डिटरमाइन कैसे होगी। मतलब इस जगह रिवीजन होगा जो मैंने चैप्टर नंबर 2 में किया, और फिर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का क्या रोल है इकोनॉमी की इनकम और एम्प्लॉयमेंट को डिटरमाइन करने के लिए, या फिर एडी और एएस की वैल्यू निकालना जरूरी क्यों है। मैंने चैप्टर नंबर 2 नेशनल इनकम अकाउंटिंग में बात की इनकम की। इनकम दो टाइप की थी, फैक्टर और ट्रांसफर। जो इनकम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जनरेट की वो फैक्टर है, जो ट्रांसफर पेमेंट जनरेट की वो ट्रांसफर इनकम। फैक्टर इनकम का ही पार्ट था नेशनल इनकम। ऐसी फैक्टर इनकम जो कमाई है एक इकोनॉमी के नॉर्मल रेसिडेंट ने, चाहे इकोनॉमी के अंदर से कमाई या बाहर से, उसे नाम दिया गया फैक्टर इनकम का। अब फैक्टर इनकम निकालने के लिए, नेशनल इनकम निकालने के लिए 3 मेथड से, इनकम, एक्सपेंडिचर, वैल्यू एडिड। इनकम मेथड था जिससे निकालते थे एनडीपीएफसी, सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जिसमें से लैंड का इनकम है रेंट, लेबर की इनकम है वेजेस, इंटरेस्ट की, कैपिटल की इनकम है इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर का इनकम है प्रॉफिट। चारों ऐड कर देंगे, एनडीपीएफसी की वैल्यू आ जाएगी, कन्वर्ट कर लेंगे नेशनल इनकम। जीडीपी एमपी कहता है सारे सेक्टर्स, हाउस होल्ड का खर्चा, कंजम्पशन, प्रोड्यूसर का खर्चा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन या फिर इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट का खर्चा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और फॉरेन सेक्टर का खर्चा, नेट एक्सपोर्ट। ये चारों ऐड कर लेंगे, जीडीपी एमपी आ जाएगी। वैल्यू एडेड में जीवीए एमपी निकालने के लिए सारी फर्म का ग्रॉस वैल्यू एडिशन कर देंगे, प्लस जीवी एमपी आ जाएगा, कन्वर्ट कर लेंगे एनएनपीएफसी में। ये हमने पूरा जो डिस्कस किया था, ये किया था नेशनल इनकम अकाउंटिंग में। लेकिन इस टॉपिक के अंदर मुझे इकोनॉमी की नेशनल इनकम निकालनी है, तो इकोनॉमी की इनकम डिटरमाइन करने के लिए मुझे दो कंपोनेंट पढ़ने होंगे, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। रीजन क्या है? क्योंकि एक इकोनॉमी में एक बार इनकम डिटरमाइन करने के बाद गवर्नमेंट को यह आइडेंटिफाई करना होता है इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है या डिफ्लेशन, और इन्फ्लेशन या फिर डिफ्लेशन की वजह से ही आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी इंप्लीमेंट करेगी, जो मैंने बात की चैप्टर नंबर मनी एंड बैंकिंग, मतलब चैप्टर नंबर 3 में। और गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी इंप्लीमेंट करेगी फिस्कल पॉलिसी की फॉर्म में, जो मैं बात करूंगा अगले टॉपिक चैप्टर नंबर 5 गवर्नमेंट बजट के अंदर। तो मुझे इस टॉपिक ये टॉपिक मुझे बताएगा कि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन कब आएगा, इकोनॉमी में डिफ्लेशन कब आएगा, ताकि गवर्नमेंट पॉलिसी इंप्लीमेंट कर पाए मेरी बुक के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 4 में और चैप्टर नंबर 5 में। तो मुझे यहां पर पढ़ना है एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के बारे में। क्यों पढ़ना है? एज वी डिस्कस्ड इन चैप्टर नंबर 3, जो कि है बैंकिंग, एंड इन चैप्टर नंबर जो हम डिस्कस करेंगे आगे गवर्नमेंट बजट चैप्टर नंबर 5 में, कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है, मॉनेटरी पॉलिसी बनाएगी आरबीआई और फिस्कल पॉलिसी बनाएगी सरकार। तो इन फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी के लिए सबसे पहले ये पता होना जरूरी है इन्फ्लेशन कब आएगा। मैंने शॉर्ट में आपको बता दिया था, बैंकिंग वाले चैप्टर में इन्फ्लेशन आता तब है जब इकोनॉमी के अंदर डिमांड होती है ज्यादा और सप्लाई होती है कम। डिफ्लेशन कब आएगा? जब डिमांड है कम और सप्लाई है ज्यादा। तो मुझे बात करनी है इस टॉपिक में इस एग्रीगेट डिमांड, जो डिमांड बात कर रहे हैं, डिमांड मतलब एग्रीगेट डिमांड, और सप्लाई मतलब एग्रीगेट सप्लाई। इनके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट इंक्लूड होंगे और इनकी डेफिनेशन क्या होगी, ग्राफ कैसे बनेगा। आगे कहता है दीज पॉलिसीज मतलब मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज फॉर्म्ड होती हैं ऑन दी बेसिस ऑफ इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी प्रेशर। इकोनॉमी में इन्फ्लेशनरी प्रेशर है, महंगाई है या फिर मंदी, इसके बेसिस पर दोनों तरह की पॉलिसी आरबीआई और गवर्नमेंट फॉर्म करेगी।
इन्फ्लेशनरी प्रेशर कब आएगा? जब इकोनॉमी की जो डिमांड है, इकोनॉमी की जो कुल डिमांड है, कुल डिमांड को बोलेंगे एग्रीगेट डिमांड। महंगाई तब आएगी जब इकोनॉमी की जो एग्रीगेट डिमांड है वो इकोनॉमी की एग्रीगेट सप्लाई से है ज्यादा। और मंदी कब आएगी? जब इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड कम है, एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा है। तो इस चैप्टर के अंदर मुझे इनकम का डिटर्मिनेशन करना है, लेकिन इनकम का डिटर्मिनेशन करने से पहले कौन कौन से कंपोनेंट हैं जिनकी वजह से इकोनॉमी में इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन अराइज होता है, कौन कौन से कंपोनेंट है जो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को मेजर करने के लिए, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को निकालने के लिए हमें कैलकुलेट करना जरूरी है। तो मुझे मेजर बात करनी है इस टॉपिक में एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के बारे में। मुझे बात करनी है मेजर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के बारे में। तो एग्रीगेट डिमांड है क्या? एग्रीगेट डिमांड का मतलब एक इकोनॉमी की कुल डिमांड, एक इकोनॉमी में जितने भी सेक्टर्स हैं, सारे सेक्टर्स, जैसे कंज्यूमर सेक्टर हाउस होल्ड वाला है, हाउस होल्ड जो भी खर्चा करता है उसे बोलते हैं कंजम्पशन, जो प्रोड्यूसर खर्चा करेगा उसे बोलेंगे इन्वेस्टमेंट। ऐसे ही गवर्नमेंट का खर्चा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का खर्चा नेट एक्सपोर्ट। ये सारे खर्चे हम जोड़ दें तब आ जाएगा मेरा एग्रीगेट डिमांड की वैल्यू। और यही मैंने बात की चैप्टर नेशनल इनकम वाले में कि सारे खर्चे जोड़ दिए जाएं तब वैल्यू निकल जाएगी एक्सपेंडिचर की। यही सेम टॉपिक इस चैप्टर के अंदर बात कर रहे हैं। मुझे एग्रीगेट डिमांड निकालना है, तो इकोनॉमी में सारे सेक्टर का खर्चा यदि एड ऑन किया जाए तब एग्रीगेट डिमांड निकालना संभव है। एग्रीगेट सप्लाई का मतलब इकोनॉमी के अंदर सारे सप्लायर्स की कुल सप्लाई निकाल दी जाए। इकोनॉमी के अंदर सारे सप्लायर जितना माल इकोनॉमी के अंदर सप्लाई कर सकते हैं या कर रहे हैं, अल्टीमेट ग्रॉस वैल्यू एडिशन। सप्लायर जो माल मार्केट में सप्लाई कर रहा है उसकी फाइनल वैल्यू को तो ग्रॉस वैल्यू एडिशन कहेंगे। तो इसका मतलब एग्रीगेट सप्लाई की वैल्यू निकालनी है तो ग्रॉस वैल्यू एडिशन की जो वैल्यू आएगी वही एग्रीगेट सप्लाई। तो बच्चों ये एक बेसिक बात मैंने की इस टॉपिक के बारे में अपन पढ़ क्यों रहे हैं। अगर मैं नेशनल इनकम की वैल्यू पहले ही निकालना सीख चुका हूं तो इस टॉपिक को पढ़ना जरूरी क्यों? टॉपिक को पढ़ना जरूरी था एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के कंटेक्स्ट में। आज उसी इनकम डिटर्मिनेशन के लिए सबसे पहला जो कंपोनेंट है एडी, इसके बारे में डिस्कशन करने वाले। एडी का मतलब इकोनॉमी में सारे सेक्टर्स की कुल डिमांड जो मैं निकालता हूं एक्सपेंडिचर मेथड से उसे ही बोलेंगे एडी। लेकिन एक्सपेंडिचर मेथड मतलब नेशनल इनकम वाले टॉपिक में मैंने जितने भी मेथड लगाए, चाहे वो मेथड मेरा हो इनकम मेथड, या मेरा हो एक्सपेंडिचर मेथड, या मेरा हो वैल्यू एडेड मेथड, ये तीनों मेथड में मैं हमेशा वैल्यू कंसीडर करता हूं, एक्चुअल फिगर्स। मैं हमेशा इन तीनों मेथड के अंदर एक्चुअल वैल्यूज कंसीडर करता हूं, जबकि इस पूरे टॉपिक में मैं हमेशा कंसीडर करूंगा एस्टिमेटेड वैल्यूज, क्योंकि गवर्नमेंट या फिर आरबीआई जो भी पॉलिसी इंप्लीमेंट करेगी इकोनॉमी में वो हमेशा फ्यूचर कंजम्पशन और फ्यूचर डिमांड के अकॉर्डिंग ही पॉलिसी इंप्लीमेंट करेगी। सरकार हमेशा जो भी पॉलिसी बनाएगी वो भविष्य में कितना एस्टिमेटेड एक्सपेंस है, एस्टिमेटेड खर्चा लोग करेंगे उसके बेसिस पर फॉर्म होगा। इसीलिए यहाँ पर जितने भी हम कंपोनेंट डिस्कस करने वाले हैं सारे होंगे एक एस्टिमेशन बेसिस पे या फिर होंगे भविष्य से रिलेटेड। तो एग्रीगेट डिमांड का क्या मतलब है? एग्रीगेट डिमांड का मतलब इकोनॉमी में जितने भी सेक्टर्स हैं उनकी कुल डिमांड आने वाले समय में कितनी होगी। तो एडी मींस कलेक्टिव डिमांड ऑफ ऑल दी सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी विच इज रिलेटेड विद अ रिलेवेंट अकाउंटिंग ईयर और रिलेवेंट टाइम पीरियड। आगे कहता है एडी की वैल्यू निकालनी है। इकोनॉमी दो अलग अलग कैटेगरी में क्लासिफाइड है, एक तो है ओपन इकोनॉमी, दूसरी है क्लोज्ड इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी को हम फोर सेक्टर इकोनॉमी भी कहते हैं, इसकी बात करेंगे ओपन इकोनॉमी मैक्रो इकोनॉमिक्स वाले टॉपिक में। क्लोज्ड इकोनॉमी दो कैटेगरी में डिवाइड है, टू सेक्टर क्लोज्ड और थ्री सेक्टर क्लोज्ड। टू सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी जहां पर केवल हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर ही है। थ्री सेक्टर इकोनॉमी जहां पर हाउस होल्ड प्रोड्यूसर के साथ साथ गवर्नमेंट भी है। इस पूरे चैप्टर में मुझे केवल बात करनी है एग्रीगेट डिमांड की टू सेक्टर इकोनॉमी के अंदर। टू सेक्टर इकोनॉमी का वापस रिवाइज करा दूं तो टू सेक्टर इकोनॉमी है एक ऐसी इकोनॉमी जहां पर हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर दोनों एग्जिस्ट करेंगे। थ्री सेक्टर जहां पर हाउस होल्ड प्रोड्यूसर गवर्नमेंट तीनों एग्जिस्ट करेंगे। और फोर सेक्टर जहां पर इन तीनों के साथ साथ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी एग्जिस्ट करेगा। लेकिन अभी मैं चैप्टर पढ़ रहा हूं इनिशियल फेज में, तो अपनी 12वीं क्लास में मैं केवल एग्रीगेट डिमांड की वैल्यू हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर्स के कंटेक्स्ट में ही कैलकुलेट करूंगा। तो मुझे अब एग्रीगेट डिमांड की वैल्यू निकालनी है, एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला ड्राइव करना है।
तो मैंने आपको ये बता दिया है एग्रीगेट डिमांड का जो फॉर्मूला है ये एज इट इज एक्सपेंडिचर मेथड जैसा ही है। एग्रीगेट डिमांड का जो फॉर्मूला है वो है एक्सपेंडिचर मेथड जैसा। एक्सपेंडिचर मेथड का क्या फॉर्मूला था? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट। लेकिन ये था फोर सेक्टर इकोनॉमी में, ये था फोर सेक्टर इकोनॉमी में। मुझे यहां बात करनी है केवल टू सेक्टर इकोनॉमी में। तो मेरे लिए एडी का क्या फॉर्मूला होगा? मेरे लिए एडी का फॉर्मूला होगा सी प्लस आई। सर इसमें और क्या डिफरेंस है एक्सपेंडिचर मेथड और एडी की वैल्यू में? तो बच्चों एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर मुझे एक्चुअल फिगर निकालने होते थे, यहां पर मेरा रहेगा वो एस्टिमेटेड फिगर। देखें आगे, ये कहता है इन टू सेक्टर इकोनॉमी इट विल बी समेशन ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो करेगा हाउस होल्ड डिनोटेड एज सी, एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो इनकर्ड करेगा प्रोड्यूसर या फिर फर्म जिसे डिनोट करेंगे आई से। मुझे एडी की वैल्यू केवल पढ़नी है टू सेक्टर इकोनॉमी में। तो एडी की वैल्यू निकालने के लिए मुझे हाउस होल्ड का एस्टिमेटेड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और प्रोड्यूसर्स का एस्टिमेटेड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को एड ऑन करना होगा। तो सिंपल सी भाषा में मेरे लिए फॉर्मूला एडी का आ गया सी प्लस आई। अगर इनकेस मैं एडी की वैल्यू करता थ्री सेक्टर इकोनॉमी में तब मेरा सी आई के साथ साथ गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर और आ जाता। इनकेस फोर सेक्टर इकोनॉमी में बात करते तब मेरे लिए सी आई और जी के साथ साथ एक्स माइनस एम आ जाता। तो टू सेक्टर, थ्री सेक्टर, फोर सेक्टर। सर इनकेस एग्जाम में डेफिनेशन आती है व्हाट डू यू मीन बाई एडी, तो बच्चों आपको टू सेक्टर इकोनॉमी के अकॉर्डिंग लिखनी है। एडी मींस समेशन ऑफ एस्टिमेटेड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड एस्टिमेटेड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। एडी का मतलब कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट जो भी एस्टिमेटेड है इन दोनों को जोड़ दें, एडी की वैल्यू आ जाएगी। तो फॉर्मूला मेरा एडी का हो गया सी प्लस आई टू सेक्टर में, थ्री सेक्टर में सी प्लस आई प्लस जी और फोर सेक्टर में सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। आगे क्या कहता है? ये कह रहा है इन चैप्टर नंबर 2 हमने जितने भी वेरिएबल्स निकाले चाहे वो कंजम्पशन से रिलेटेड हो, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हो, नेट इंडायरेक्ट टैक्सेस हो, जीडीपी हो एटसेट्रा, जितने भी वेरिएबल्स हैं, जितने भी कंपोनेंट हैं, वो सारे हमने लिए एक्चुअल फिगर्स पे। तो मैंने जो भी इनकम मेथड का फॉर्मूला वहां ड्राइव किया था, रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस मिक्स इनकम, ये सारे एक्चुअल फिगर्स हैं। तो इन चैप्टर नंबर 2 ऑल वेरिएबल्स आर वैल्यूड एट एक्चुअल फिगर्स फॉर द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम, और इन एक्चुअल फिगर्स को बोला जाता है एक्स पोस्ट वेरिएबल्स, उन्हें बोलेंगे एक्स पोस्ट वेरिएबल। जबकि इस टॉपिक के अंदर एडी एएस की वैल्यू मुझे निकालनी होगी तो यहां पर सारी मैं प्लान्ड वैल्यूज लूंगा या एस्टिमेटेड फिगर्स में अडॉप्ट करूंगा, और जिन एस्टिमेटेड फिगर्स को हम बोलेंगे एक्स एंटी वेरिएबल्स। चैप्टर नंबर 2 में मैंने बात की एक्स पोस्ट वेरिएबल की, और चैप्टर इस वाले में चैप्टर नंबर 4 में मैं बात कर रहा हूं एक्स एंटी वेरिएबल्स की, ताकि गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज इजीएस्ट फॉर्म में फॉर्मुलेट कर पाए, एस्टेब्लिश कर पाए इकोनॉमी के अंदर। आगे कहता है हम इस चैप्टर के अंदर एक्स एंटी वेरिएबल एस्टिमेटेड फिगर्स की बात क्यों कर रहे हैं? बिकॉज पॉलिसीज आर फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ प्लानिंग एस्पेक्ट्स। कितना खर्चा हाउस होल्ड करेंगे तो सरकार उसी के अकॉर्डिंग अपनी पॉलिसी इंप्लीमेंट करेगी, या सरकार चाहती है लोग मार्केट में खर्चा ज्यादा करें तब गवर्नमेंट अपनी टैक्स रेट कर देगी कम। फर्दर आगे कहता है वेरिएंसेस बिटवीन एस्टिमेटेड वेरिएबल्स एंड एक्चुअल वेरिएबल्स। जो वेरिएंसेस अराइज होंगी, एस्टिमेटेड सरकार चाह रही थी लोग खर्चा करें ज्यादा लेकिन लोगों ने खर्चा किया कम, तो इसकी वजह से जो भी इकोनॉमी के अंदर गैप जनरेट होगा, जो भी दिक्कतें अराइज होंगी इन्फ्लेशन या फिर डिफ्लेशन के फॉर्म में, गवर्नमेंट कोशिश कर रही थी लोग खर्चा करें ज्यादा, लोगों ने खर्चा कर दिया कम, या फिर गवर्नमेंट के एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग लोगों ने खर्चा कर दिया ज्यादा, तो गवर्नमेंट उसी हिसाब से इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की कंडीशन को कंट्रोल करने के लिए इकोनॉमी में पॉलिसी इंप्लीमेंट करेगी मॉनेटरी फॉर्म में, जो हमने डिस्कस कर लिया है पिछले टॉपिक मनी एंड बैंकिंग चैप्टर नंबर 3 में। और दूसरी पॉलिसीज फिस्कल पॉलिसीज जो हम बात करेंगे गवर्नमेंट बजट वाले टॉपिक में। आगे कहता है इस पूरे चैप्टर को जो हम पढ़ेंगे टू सेक्टर इकोनॉमी के कंटेक्स्ट में बात करेंगे। इसका मतलब फाइनली मेरे लिए फॉर्मूला हो गया एडी का सी प्लस आई। अगले टॉपिक के बारे में कि एडी के कौन कौन से कंपोनेंट हैं और उन कंपोनेंट का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मैंने आपको पिछले लेक्चर में दो चीजें बताई। एक तो बताया एडी दो वेरिएबल से मिलकर बनाए, दो कंपोनेंट से मिलकर बनाए, पहला है कंजम्पशन, दूसरा है इन्वेस्टमेंट।
दूसरी बात बताई, इस चैप्टर के अंदर मुझे जितने भी वेरिएबल्स डिस्कस करने हैं सारे एस्टिमेटेड फिगर्स पर ही वैल्यूड होंगी। मतलब यहां बात करनी है मुझे एक्स एंटी वेरिएबल्स की। पिछले टॉपिक में मैंने बात की एक्स पोस्ट वेरिएबल की। पिछला टॉपिक मतलब जो मेरा टॉपिक निकल के गया नेशनल इनकम अकाउंटिंग वाला। मुझे इस लेक्चर में एग्रीगेट डिमांड का जो पहला कंपोनेंट है कंजम्पशन, इसके बारे में बात करनी है। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की डेफिनेशन मैंने आपको नेशनल इनकम अकाउंटिंग वाले टॉपिक में बताई। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मींस एक्सपेंडिचर इनकर्ड और डिमांड बाय दी हाउस होल्ड आउट ऑफ इट्स इनकम। हाउस होल्ड अपनी इनकम में से कितना खर्चा कर रहे हैं वो कंजम्पशन है। लेकिन इस चैप्टर के अंदर मुझे वो कंजम्पशन एस्टिमेटेड अमाउंट पर कंसीडर करना है। तो यहां पर डेफिनेशन रहेगी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मींस एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ इनकम स्पेंड बाय इंडिविजुअल्स, कि इंडिविजुअल्स या फिर हाउस होल्ड अपनी इनकम में से कितना पार्ट स्पेंड करेंगे आने वाले समय में, उसे बोलेंगे कंजम्पशन। अब आगे बात है कंजम्पशन फंक्शन की। हेडिंग देखोगे आप लोग तो मुझे एक हेडिंग है कंजम्पशन फंक्शन, दूसरी है कंजम्पशन शेड्यूल या फिर स्केड्यूल, और तीसरी है कंजम्पशन कर्व। तो कंजम्पशन फंक्शन, कंजम्पशन स्केड्यूल और कंजम्पशन कर्व, इन तीन डेफिनेशन के बारे में मुझे बात करनी है। कंजम्पशन की डेफिनेशन तो हो गई, हाउस होल्ड अपनी इनकम में से कितना पार्ट खर्च करेंगे वो कंजम्पशन है। अब इस तरह के रिलेशन को यदि फंक्शन या फिर इक्वेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस करें उसे नाम देंगे कंजम्पशन फंक्शन का। इसी रिलेशन को टेबुलर फॉर्म में एक्सप्रेस करें नाम देंगे कंजम्पशन स्केड्यूल का, और ग्राफिकल फॉर्म में प्रेजेंट करें तब नाम आएगा कंजम्पशन कर्व। तो कंजम्पशन फंक्शन कहता है इट इज अ फंक्शनल रिलेशन बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन। और क्या फंक्शनल रिलेशन है? फंक्शनल रिलेशन है इनकम और कंजम्पशन के बीच में पॉजिटिव। जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ती जाएगी लेकिन जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी उसके साथ साथ कंजम्पशन भी बढ़ेगा। लेकिन यहां पर एक बात आती है कि कंजम्पशन में से कुछ पार्ट ऐसा है जिसका कोई भी रिलेशन नहीं है इनकम के साथ। पार्ट ऑफ कंजम्पशन दैट हैज नो रिलेशन और इंडिपेंडेंट ऑफ इनकम। एक ऐसा पार्ट जिसका कंजम्पशन जिस जिस पार्ट का कोई भी रिलेशन नहीं है इनकम के साथ, जिसे बोलते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन, डिनोट करेंगे सी बार से। जबकि आगे कहता है एक ऐसा पार्ट कंजम्पशन का जिसका रिलेशन है डायरेक्ट इनकम के साथ। किस तरह से डायरेक्ट? इनकम बढ़ेगी तो वो खर्चा भी बढ़ेगा, इनकम कम होगी तो वो खर्चा भी कम होगा। उसे बोलते हैं इंड्यूस्ड कंजम्पशन, उसे बोलेंगे इंड्यूस्ड कंजम्पशन। और जिसे डिनोट करेंगे स्मॉल सी और कैपिटल वाई से, जिसे डिनोट करेंगे सी वाई से। तो सर मैंने जो कंजम्पशन है ये दो पार्ट में डिवाइड कर दी। कंजम्पशन का मतलब था ऐसा इनकम का पार्ट जो कस्टमर खर्च करेगा आने वाले समय में, जिसे डिवाइड किया दो पार्ट में, ऑटोनोमस और इंड्यूस्ड कंजम्पशन। एक ऐसा पार्ट चाहे कस्टमर की इनकम हो या नहीं हो तब भी वो खर्च करेगा। खर्च कहां से करेगा? पास्ट इनकम में से। और एक ऐसा पार्ट जो इनकम के साथ डायरेक्ट रिलेट करता है, इस पार्ट को नाम दिया गया इंड्यूस्ड सॉरी ऑटोनोमस कंजम्पशन का, डिनोट करेंगे सी बार से। और इस पार्ट को नाम दिया इंड्यूस्ड कंजम्पशन का, डिनोट करेंगे स्मॉल सी कैपिटल वाई। या फिर इस पार्ट को डिनोट कर सकते हैं स्मॉल बी मल्टीप्लाई बाय कैपिटल वाई से। क्या डिफरेंस रहेगा आगे बात करने वाले। तो फाइनली कंजम्पशन में मेरा एक कंक्लूजन निकल के आया कि कंजम्पशन के दो पार्ट हैं, एक तो है ऑटोनोमस, दूसरा है इंड्यूस्ड। तो मैं कंजम्पशन फंक्शन को किसी इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकता हूं। कंजम्पशन फंक्शन को मैं एक्सप्रेस कर सकता हूं इस फॉर्म में कि कंजम्पशन की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी? ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस इंड्यूस्ड कंजम्पशन, जहां मेरा सी बार है ऑटोनोमस कंजम्पशन, वाई है इनकम, और जो स्मॉल सी है इसे बोला गया है एमपीसी। एमपीसी के बारे में आगे डिस्कशन और करने वाले हैं, अभी तो केवल याद रखें स्मॉल सी जो है उसे बोला गया एमपीसी। या स्मॉल सी का मतलब है कस्टमर की जो इनकम चेंज होगी उस चेंज इनकम में से कितना पार्ट खर्च होने वाला है। स्मॉल सी का मतलब इनकम के साथ डायरेक्ट रिलेशन, इनकम का कितना पार्ट खर्च होगा। जैसे इनकम यदि सपोज 100 रुपए बढ़ी तो 100 रुपए का कस्टमर 80% पैसा खर्च करने के लिए रेडी है। तो यहां पर एमपीसी की वैल्यू आ जाएगी 0.8। फर्दर इसके बारे में और डिटेल डिस्कशन आगे करने वाले हैं। एमपीसी की वैल्यू अपन इस तरह से निकाल सकते हैं डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, इसे वी भी कहते हैं। डेल्टा सी का मतलब चेंज इन कंजम्पशन और डेल्टा वाई का मतलब चेंज इन इनकम, कि हम जितनी इनकम चेंज होगी उसमें से कितना पार्ट खर्च करेंगे, मतलब इंड्यूस्ड कंजम्पशन। ये मैंने बात की बच्चों कंजम्पशन फंक्शन की। इक्वेशन आ गई सी इक्वल्स टू सी बार प्लस डी वाई या फिर सी वाई।
अब बात है कंजम्पशन स्केड्यूल की, तो सिंपल है, टेबुलर रिलेशन जो भी है कंजम्पशन और इनकम के बीच में वो है कंजम्पशन स्केड्यूल, और जो रिलेशन है ग्राफिकल फॉर्म में वो है कंजम्पशन कर्व। आगे कहता है, अब इसको कर्व और स्केड्यूल बनाने के लिए मैंने एक एग्जाम्पल की बात की, और ये भी बात याद रखनी है इस चैप्टर को सिंपल बनाने के लिए, इजीएस्ट फॉर्म में हमें समझ में आ जाए, इसीलिए यहां पर कंजम्पशन जब भी राइज होगा, कंजम्पशन या फिर इन्वेस्टमेंट या जितने भी कंपोनेंट राइज होंगे, इनकम राइज होगी, सेविंग्स राइज होगी, राइज होंगे हमेशा कांस्टेंट रेट से। ये इस चैप्टर को सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्लेन करने की असम्पशन ली गई है। अब मैंने यहां पर पहला कॉलम लिखा है वाई, एक एक धीरे धीरे करके टॉपिक के अंदर चलते जाएं। सबसे पहला कंपोनेंट है वाई, वाई एक लेवल पर है 0, फिर इनकम बढ़ती जा रही है 100 रुपए से हर बार। ये सारे फिगर हैं रुपीज में, ये सारे ही फिगर रुपीज में। इनकम पहले है 0, फिर इनकम बार बार 100 रुपए से बढ़ती जा रही है। अगले कॉलम में मैंने लिखा है सी बार, मतलब ऑटोनोमस कंजम्पशन, इनकम का वह सॉरी कंजम्पशन का वह पार्ट जिसका इनकम के साथ कोई भी संबंध नहीं है। अगले कॉलम में मैंने लिखा है कि कितना क्या रिलेशन है चेंज इन कंजम्पशन का चेंज इन इनकम के साथ, और लास्ट वाले कॉलम में मैंने लिखा है टोटल कंजम्पशन कितना है। इस सी की वैल्यू कैसे निकाली है, इस सी की वैल्यू निकाली गई है इन दोनों को एड ऑन करने के बाद, क्योंकि कंजम्पशन फंक्शन है क्या, सी इक्वल्स टू सी बार प्लस सी वाई, यही कंजम्पशन फंक्शन है, या सी बार प्लस एमपीसी मल्टीप्लाई वाई। अब जब इनकम 0 थी तब सी बार की वैल्यू तो कुछ ना कुछ रहेगी, क्योंकि सी बार तो इंडिपेंडेंट है, इसका कोई भी रिलेशन नहीं है इनकम के साथ, तो मैंने सी बार की वैल्यू अज्यूम कर ली 50। और यदि इनकम है ही नहीं तो कंजम्पशन में कोई भी चेंज नहीं होगा, इसका मतलब मेरे जो कंजम्पशन की वैल्यू आई है वो आएगी 50। अब आगे चलें, इनकम बढ़ी अब 100 रुपए से, इनकम हो गई 0 से 100, मेरा ऑटोनोमस कंजम्पशन की वैल्यू सेम वही है, ये चेंज नहीं होगी, जितना 0 लेवल पे था अब भी वही रहेगा 50। अब मेरी जो इनकम बढ़ी 100 रुपए से, इसमें से कुछ पार्ट कंज्यूमर ने कर दिया खर्च, सीधी सी बात है, अगर कस्टमर की इनकम बढ़ेगी तो वो अपनी इनकम को अपनी इच्छा के अनुसार खर्चा करना चाहेगा। तो जैसी इनकम हुई 0 से 100, इकोनॉमी में एडिशनल इनकम में से 75% पार्ट खर्च हो गया, 75 रुपए हो गए खर्च। अब 75 रुपए मेरा चेंज इन कंजम्पशन, ऑटोनोमस कंजम्पशन 50, मेरा टोटल कंजम्पशन हो गया 125। अब इनकम 100 से हो गई 200, तो एडिशनल इनकम में से 75 रुपए खर्च और हुआ, मैंने ऊपर ही आपको असम्पशन बता दी थी, जो भी वेरिएबल चेंज होगा हमेशा ही कांस्टेंट रेट से चेंज होगा। तो मेरी इनकम वापस बढ़ी 100 से, कंजम्पशन एडिशनल इंक्रीज और हुआ 75 से, 75 से यहां इंक्रीज हुआ था, 75 से पहले इंक्रीज हुआ था, टोटल हो गया 150। या फिर ऐसे समझ लें कि मेरा जो एमपीसी की वैल्यू है वो 0.75 है, 0.75 का मतलब इकोनॉमी में यदि 1 रुपए इनकम चेंज होगी तब उसका 75 पैसा हो जाएगा खर्च और 25 पैसा हो जाएगा सेव। तो मेरी इनकम जैसे ही हुई 0 से 200, इसका 75% पार्ट हो गया खर्च, 0 से जैसे हुई 200, 75% पार्ट खर्च, 150 खर्च, तो 150 मेरा चेंज इन कंजम्पशन, 50 ऑटोनोमस कंजम्पशन, टोटल आ गया 200। फिर ऐसे ही वापस इनकम और बढ़ी 100 रुपए से, 75 रुपए एडिशनल और खर्चा हो गया, अब मेरा चेंज इन कंजम्पशन हो गया 225, 225 चेंज इन कंजम्पशन, 50 ऑटोनोमस, टोटल हो गया 275। बात याद रखनी है, जो चेंज इन जो ऑटोनोमस कंजम्पशन वाला पार्ट है ये केवल एक ही बार इनकर हुआ है, बार बार इनकर नहीं होगा। ऑटोनोमस कंजम्पशन की वैल्यू है कांस्टेंट 50 रुपए, जबकि चेंज इन कंजम्पशन की वैल्यू इनकम के साथ साथ चेंज होती जाएगी। और जब इनकम इकोनॉमी में थी 400 रुपए की, 400 रुपए का 75% पार्ट जो आएगा चेंज इन कंजम्पशन के फॉर्म में, और 50 रुपए ऑटोनोमस कंजम्पशन के फॉर्म में। तो इसका मतलब मेरा कंजम्पशन की फिगर आ गई 50, 125, 200, 275 और 350। अब मैंने इसी को ग्राफ के फॉर्म में प्रेजेंट कर दिया। ग्राफ के फॉर्म में प्रेजेंट करने के लिए मैंने एक्स एक्सिस पे वैल्यू प्लॉट की इनकम और वाई एक्सिस पे वैल्यू प्लॉट किया सी बार, फिर अपना चेंज इन कंजम्पशन या फिर इंड्यूस्ड कंजम्पशन और टोटल कंजम्पशन। जब इकोनॉमी में इनकम थी 0 तब भी सी बार 50 है, 100 रुपए इनकम है तब भी सी बार 50 है। इसका मतलब जो ऑटोनोमस कंजम्पशन है वो हमेशा रहेगा पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस,
जो मेरा इंड्यूस्ड कंजम्पशन है, जब इनकम थी जीरो, इंड्यूस्ड कंजम्पशन था जीरो, इनकम बढ़ी, इंड्यूस्ड कंजम्पशन बढ़ने लगा और एक कांस्टेंट रेट से बढ़ा, इसीलिए ये एक अपवर्ड स्लोपिंग कर्व है मेरा इंड्यूस्ड कंजम्पशन। ये मेरा है इंड्यूस्ड कंजम्पशन डिनोटेड बाई सी वाई। अब बात करूं मेरी कुल कंजम्पशन की, कुल कंजम्पशन निकालना है तो इन दोनों को एड ऑन करना होगा, इन दोनों को मुझे प्लस करना होगा। तो जब जीरो लेवल ऑफ इनकम थी वहां पर मेरी कुल कंजम्पशन ऑटोनोमस कंजम्पशन की इक्वल होगा। इसी वजह से जो मेरा कंजम्पशन कर्व है ये ड्राइव होता है वाई एक्सिस से। अब जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी कंजम्पशन भी बढ़ता हुआ जाएगा, इसीलिए कंजम्पशन जो कर्व है वो ऑटोनोमस कंजम्पशन और इंड्यूस्ड कंजम्पशन दोनों की वैल्यू को प्लस करने के बाद आएगा। या फिर मैं ये कह सकता हूं कंजम्पशन कर्व और ऑटो इंड्यूस्ड कंजम्पशन कर्व, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो हमेशा रहेगा पैरेलल ड्यू टू दी ऑटोनोमस कंजम्पशन। बच्चों ये बात थी। कंजम्पशन कर्व कैसे बनेगा? अगर एग्जाम में कंजम्पशन कर्व आता है तो आपको केवल कंजम्पशन कर्व बनाना है, सी और वाई वाला रिलेशन बताना है, केवल ऑटोनोमस और इंड्यूस्ड कंजम्पशन नहीं बनाना। एग्जाम में यदि आया कंजम्पशन कर्व तो आप केवल ये जो ग्रे लाइन है यही बना दोगे और कोई दूसरी लाइन नहीं बनानी है, केवल लाइन बनानी है यही वाली और कोई दूसरा लाइन नहीं बनाओ। यही बात रिलेशन की आ जाती है। तो कंजम्पशन और इंड्यूस्ड कंजम्पशन में क्या रिलेशन है? रिलेशन ये है कि दोनों एक ही रेट से बढ़ते जाएंगे, लेकिन कंजम्पशन हमेशा ही इंड्यूस्ड कंजम्पशन ज्यादा होगा और पैरेलल होगा। एग्जाम में यदि केवल कंजम्पशन कर्व आता है तो आपको कुछ इस तरह से कंजम्पशन कर्व बनाना होगा। एक्स एक्सिस पे इनकम, वाई एक्सिस पे केवल कंजम्पशन। कंजम्पशन कर्व स्टार्ट होगा वाई एक्सिस से, क्योंकि स्टार्टिंग में ये जो वैल्यू आई है, स्टार्टिंग में जो कंजम्पशन कर्व स्टार्ट हुआ है वाई एक्सिस से, तो ये जो डिफरेंस आया है ओरिजिन से लेकर स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द कंजम्पशन कर्व, इसे बोला गया है ऑटोनोमस कंजम्पशन। तो यहाँ पर अगर इस तरह ग्राफ आता है एग्जाम में और पूछता है ऑटोनोमस कंजम्पशन कितना है, तो जिस पॉइंट से ये कंजम्पशन कर्व स्टार्ट हुआ है यही वैल्यू होगी ऑटोनोमस कंजम्पशन की। ये बात थी बच्चों ओवरऑल कंजम्पशन कर्व के बारे में। जो एग्रीगेट डिमांड का दूसरा कंपोनेंट है इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट फंक्शन क्या होगा, इन्वेस्टमेंट स्केड्यूल कैसे बनेगा, टेबल कैसे बनेगी, और इन्वेस्टमेंट का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब कर्व कैसे बनेगा। मैंने आपको एग्रीगेट डिमांड का दो कंपोनेंट बताए थे, एक बताया था कंजम्पशन, एक बताया था इन्वेस्टमेंट। कंजम्पशन के बारे में हमने पिछली क्लास में डिस्कस की। कंजम्पशन दो टाइप का रहेगा, इंड्यूस्ड और ऑटोनोमस। ऑटोनोमस कंजम्पशन स्टार्ट होगा वाई एक्सिस से जो हमेशा पैरेलल रहेगा एक्स एक्सिस के। इंड्यूस्ड कंजम्पशन स्टार्ट होगा पॉइंट ऑफ ओरिजिन से जो हमेशा बढ़ता हुआ रहेगा। कंजम्पशन का जो कर्व आएगा वो इन दोनों को एड ऑन करने के बाद आएगा। कंजम्पशन कर्व स्टार्ट होगा वाई एक्सिस से और जो हमेशा पैरेलल रहेगा इंड्यूस्ड कंजम्पशन। अब ऐसे ही जो दूसरा कंपोनेंट है इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का ग्राफ, इन्वेस्टमेंट का टेबल और इन्वेस्टमेंट फंक्शन कैसे बनेगा। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट है क्या? इन्वेस्टमेंट का मतलब जो भी प्रोड्यूसर इन्वेस्ट करेंगे पैसा, चाहे वो इन्वेंट्री में करें या वो करें फिक्स एसेट में। ये डेफिनेशन तो बताती है, ये डेफिनेशन नेशनल इनकम अकाउंटिंग वाले में, लेकिन यहां पर मुझे केवल फिक्स्ड एसेट ही इंक्लूड करना है ड्यू टू दी डबल काउंटिंग एरर। मुझे यहां पर केवल फिक्स्ड एसेट ही इंक्लूड करना है, क्योंकि इस चैप्टर में मुझे ये आइडेंटिफाई करना है कितनी इनकम राइज होगी। तो इनकम राइज होने के लिए या फिर इनकम चेक करने के लिए कितनी बड़ी है, फिक्स्ड एसेट की ही वैल्यू, फिक्स्ड एसेट में किया हुआ इन्वेस्टमेंट ही कंसीडर किया जाएगा। क्योंकि यदि प्रोड्यूसर फिक्स्ड एसेट में इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो इसका मतलब ये है कैपिटल प्लस फाइनल गुड, या फिर ये है फाइनल कैपिटल गुड। और ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड कहता है फाइनल कैपिटल गुड की ही वैल्यू कंसीडर करनी है, इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कंसीडर नहीं करनी है। तो आगे कहता है फॉर सिंप्लिसिटी वी अज्यूम दैट फर्म प्लान टू इन्वेस्ट द सेम अमाउंट एवरी ईयर नोन एज एक्स एंटी ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। सिंप्लिसिटी के लिए अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि हर फर्म को एक फिक्स्ड अमाउंट का इन्वेस्टमेंट हर साल करना पड़ेगा, और फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट जिसे नाम दिया गया है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, और सारे फिगर रहेंगे एस्टिमेशन बेसिस पर, इसीलिए एक्स एंटी ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ऐसे ही मैंने पिछले लेक्चर में बात किया था एक्स एंटी एडी का, दो कंपोनेंट में डिवाइड था, एक्स एंटी कंजम्पशन, एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट, एक्स एंटी कंजम्पशन, वापस दो पार्ट में डिवाइड, एक्स एंटी ऑटोनोमस कंजम्पशन, एक्स एंटी इंड्यूस्ड कंजम्पशन। तो जैसे मैंने एक्स एंटी ऑटोनोमस कंजम्पशन को डिनोट किया आई बार से, ऐसे ही यहां पर एक्स एंटी ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट को डिनोट करेंगे, सॉरी वहां डिनोट किया सी बार से, यहां डिनोट करेंगे आई बार से।
तो इन्वेस्टमेंट का मतलब यहां पर है एक्स एंटी ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, जो हमेशा रहेगा कांस्टेंट, जो प्रोड्यूसर बार बार चेंज नहीं करेगा, हर साल फिक्स्ड अमाउंट ही इन्वेस्ट करेगा। तो क्या कहता है, इन्वेस्टमेंट फंक्शन इज अ फंक्शनल रिलेशन बिटवीन इनकम एंड इन्वेस्टमेंट। जैसे कंजम्पशन फंक्शन क्या था, कंजम्पशन और इनकम के बीच का रिलेशन, ऐसे इन्वेस्टमेंट फंक्शन क्या है, इनकम और इन्वेस्टमेंट के बीच का रिलेशन। इक्वेशन क्या बनी, इक्वेशन बनी y इक्वल्स टू एफ ब्रैकेट आई बार, और इन्वेस्टमेंट यहां पर हमें कंसिडर करना है आई बार के फॉर्म में। इन्वेस्टमेंट, ये तो बात हुई इन्वेस्टमेंट फंक्शन की। अब इन्वेस्टमेंट स्केड्यूल क्या है, तो इन्वेस्टमेंट स्केड्यूल एक टेबुलर रिप्रेजेंटेशन है, किसके बीच का, टेबुलर रिलेशन है इनकम और इन्वेस्टमेंट के बीच का। ऐसे ही इन्वेस्टमेंट कर्व, ये एक ग्राफिकल रिलेशन है, जो हम अब बात करने वाले हैं टेबल और ग्राफ की। तो इनकम वापस मैंने वही ले ली है जो पिछले लेक्चर में ली थी, 0 से लेकर 400 तक। इन्वेस्टमेंट ऑटोनोमस है, जो हर पॉइंट पे रहेगा कांस्टेंट, प्रोड्यूसर की कितनी भी इनकम हो जाए, इन्वेस्टमेंट हमेशा मैंने लिया है 30 रुपीज। इन्वेस्ट सारे फिगर रुपीज में, रुपीज चाहे करोड़ में मान लें, लैक्स में मान लें। मेरा ग्राफ एक्स एक्सिस पे इनकम, वाई एक्सिस पे इन्वेस्टमेंट। इनकम चाहे 0 हो या इनकम हो हाईएस्ट 400 तक, मेरा इन्वेस्टमेंट है कांस्टेंट। तो इन्वेस्टमेंट कर्व हमेशा आएगा पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस, और जो रहेगा हमेशा कांस्टेंट, क्योंकि यहां पर इन्वेस्टमेंट चेंज नहीं होगा। जब भी इन्वेस्टमेंट चेंज होगा उसका डिस्कशन हम आगे बात करेंगे। इन्वेस्टमेंट जब भी चेंज होगा उसे नाम वो हम कंसीडर करेंगे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के अंदर। ये बात थी बच्चों इन्वेस्टमेंट फंक्शन, इन्वेस्टमेंट कर्व और इन्वेस्टमेंट स्केड्यूल की। अब मैं दोनों के लिए समराइज कर दूं एक बार, कंजम्पशन को और इन्वेस्टमेंट को। तो जो कंजम्पशन फंक्शन था, इसकी वैल्यू मैंने निकाली थी ऑटोनोमस कंजम्पशन और इंड्यूस्ड कंजम्पशन से। मैंने अब जो इन्वेस्टमेंट फंक्शन की वैल्यू निकाली, ये मैंने निकाला आई बार से। ये दो कंपोनेंट है एडी के, ये दो कंपोनेंट है एडी के। तो अब एडी का क्या ग्राफ बनेगा, एडी की कैसे वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, टेबल किस तरह से बनेगी, वो हम डिस्कस करने वाले हैं अपने अगले लेक्चर में। तब तक ये वाली बात आपको याद रखनी है, हर एक कंपोनेंट को कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, हर एक कंपोनेंट की क्या डेफिनेशन है, इसके बेसिस पर ही एडी की वैल्यू निकाली जाएगी। तो एडी क्या है, एडी इज द समेशन ऑफ एक्स एंटी कंजम्पशन एंड एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट। या फिर हमने एडी की वैल्यू पहले ही बात कर ली है, एडी है हाउस होल्ड कितना एस्टिमेटेड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इनकर करेंगे आने वाले समय में, और प्रोड्यूसर कितना एस्टिमेटेड खर्चा करेंगे इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में इकोनॉमी के अंदर। उन दोनों को जोड़कर आया वैल्यू एडी का। आगे कह रहा है एडी कर्व क्या है, एडी कर्व है ग्राफिकल रिलेशन बिटवीन एडी एंड वाई। एडी और इनकम के बीच का जो ग्राफिकल रिलेशन है, अभी तक आप एक चीज नोटिस करेंगे, एक बात नोटिस करेंगे, तो मैंने इनकम का ही रिलेशन की बात की कंजम्पशन के साथ, इनकम के रिलेशन की बात की इन्वेस्टमेंट के साथ, और अब इनकम के रिलेशन की ही बात कर रहा हूं एडी के साथ, क्योंकि चैप्टर का नाम है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। तो हर एक कंपोनेंट को इनकम से ही कंपेयर करेंगे। इनकम और कंजम्पशन के बीच में क्या रिलेशन था, इनकम और कंजम्पशन के बीच में रिलेशन था इनकम बढ़ेगी कंजम्पशन भी बढ़ेगा, लेकिन एक ऐसी कंजम्पशन जो इनकम के साथ साथ नहीं बढ़ेगा उसे बोला गया ऑटोनोमस कंजम्पशन। इनकम और इन्वेस्टमेंट में क्या रिलेशन है, इन्वेस्टमेंट हमेशा रहेगा ऑटोनोमस, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनकम। अब इनकम और एडी में क्या रिलेशन है, तो एडी निकालने के लिए मैंने यहां पर इस जगह तक सारी वैल्यू ऊपर वाली ही लिखी है जो हमने पिछले दो लेक्चर में डिस्कस की। एडी की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालेंगे, इन दोनों को एड ऑन करने के बाद वैल्यू आई सी की, तो सी में इन्वेस्टमेंट जोड़ते चले एडी की वैल्यू आती जाएगी। सबसे पहले जीरो लेवल ऑफ इनकम में 50 मेरा ऑटोनोमस कंजम्पशन था, वही आया टोटल कंजम्पशन। इन्वेस्टमेंट मेरा 30, ये आ गया एडी 80। फिर इनकम हुई 100, कंजम्पशन 75 से बढ़ा, कंजम्पशन हो गया टोटल 125। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट रहा वही 30, ये आ गया 155। इस तरह से मेरा कंजम्पशन बार बार 75 से बढ़ता रहा, जबकि मेरा ऑटोनोमस कंजम्पशन और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट दोनों कांस्टेंट रहे। केवल एडी की वैल्यू बढ़ी इंड्यूस्ड कंजम्पशन की वजह से, एडी की वैल्यू बढ़ी इस कंपोनेंट की वजह से। तो एडी स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक बढ़ता रहा, जैसे जैसे इनकम बढ़ी एडी भी बढ़ा, लेकिन इनकम का रिलेशन केवल इस इंड्यूस्ड कंजम्पशन के साथ है। तो जो एडी का कर्व आया ये स्टार्ट हुआ कहां से, ये स्टार्ट हुआ वाई एक्सिस से। वाई एक्सिस से स्टार्ट क्यों हुआ, क्योंकि इस 80 के अंदर 50 तो मेरा ऑटोनोमस कंजम्पशन इंक्लूड है,
और 30 मेरा ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट इंक्लूड है। फिर इनकम बढ़ी 200 रुपए, इनकम हो गई फिर कुछ 100 रुपए, इकोनॉमी के अंदर खर्चा बढ़ गया 75 से, अब ये खर्चा हो गया टोटल 155। फिर वापस खर्चा बढ़ा 75 से हो गया 230, फिर 305 और फिर 380। इस तरह से एडी का मेरा ग्राफ आ गया। याद रखना है एडी का कर्व स्टार्ट होगा वाई एक्सिस से और एक ऊपर की तरफ कर्व बढ़ता हुआ जाएगा। एग्जाम में जब भी आप ग्राफ बनाओगे कोई भी वैल्यू प्लॉट नहीं होगी एक्स एक्सिस पे, कोई भी वैल्यू प्लॉट नहीं होगी वाई एक्सिस। आप सिंपल ग्राफ बनाओगे, यहां लिखोगे इनकम और यहां लिखोगे एग्रीगेट डिमांड, और मुझे कर्व पता है ये स्टार्ट होता है वाई एक्सिस से, तो एक अपवर्ड स्लोपिंग कर्व रहेगा। ये तो मैंने केवल एडी के एक अकेले ग्राफ की बात की है। अब मैं सारे ग्राफ यदि एड ऑन कर दूं, अभी तक जो मैंने बात की है एडी के अंदर, अभी तक जो मैंने बात की, अब एक एक करके चलते जाएं, एक साथ नहीं भागें, एक एक करके कंपोनेंट की बात करें। मैंने सबसे पहले एडी के अंदर, मैं यहां लिखता चलूं साथ में, मैंने एडी के अंदर सबसे पहले बात की थी कंजम्पशन की, और कंजम्पशन के अंदर भी सबसे पहले बात की मैंने सी बार की। सी बार का मतलब था ऑटोनोमस कंजम्पशन, जो हमेशा था कांस्टेंट, चाहे इनकम कितनी भी हो जाए। इसका मतलब सी बार का कर्व जो आ रहा होगा वो पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस आ रहा होगा। सी बार का कर्व जो आ रहा है वो है पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस। जो मेरी वैल्यू ऊपर वाली टेबल में 50, तो एक जो ब्लू वाली लाइन है, ये वाली लाइन जो है, ये मेरा है ऑटोनोमस कंजम्पशन। तो मेरा ऑटोनोमस कंजम्पशन हो गया क्लियर। ये हमेशा रहेगा पैरेलल एक्स एक्सिस के, स्टार्ट होगा ये वाई एक्सिस से। रीजन क्या है, इनकम जीरो होगी तभी कंज्यूमर को पैसा खर्च करना होगा सर्वाइवल के लिए। फिर मैं कंजम्पशन में दूसरे कंपोनेंट पे आया जिसे नाम दिया गया इंड्यूस्ड कंजम्पशन का, डिनोट करा बी वाई से या फिर सी वाई से। इसका मतलब था जिस तरह से इनकम बढ़ती गई उस तरह से ही खर्चा बढ़ता गया। इसका मतलब ये वैल्यू बढ़ती हुई आएगी, और ये वैल्यू बढ़ेगी तो इसका कर्व भी बढ़ेगा, और बढ़ेगा किस साइड, अपवर्ड, क्योंकि इसका रिलेशन है इनकम के साथ पॉजिटिव। तो इनकम बढ़ी, मेरा कंजम्पशन, इंड्यूस्ड कंजम्पशन भी इंक्रीज हुआ, और इंड्यूस्ड कंजम्पशन स्टार्टिंग में था जीरो। इंड्यूस्ड कंजम्पशन वाला कर्व जो है वो स्टार्ट होगा पॉइंट ऑफ ओरिजिन से। तो ये वाला जो मेरा कर्व है ये है इंड्यूस्ड कंजम्पशन, डिनोट कर सकता हूं बी वाई से या डिनोट कर सकता हूं सी वाई से। मेरे दो कर्व हो गए, मैंने पूरा मेरा कंजम्पशन फंक्शन मुझे हो गया क्लियर। अब आ जाऊं मैं इन्वेस्टमेंट वाले पे। तो जो इन्वेस्टमेंट वाला है, इन्वेस्टमेंट भी मेरा कांस्टेंट था, जो मेरी वैल्यू थी 30, तो ये भी आएगा पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस, वो आ गया इन्वेस्टमेंट। ये येलो लाइन जो है ये आ गया मेरा ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। मेरा तीसरा कर्व भी क्लियर हो गया। चौथे कर्व पे आ जाऊं, मैंने सी बार और बी वाई को जोड़ा, तो मेरी आ गई सी की वैल्यू, सी बार जो हमेशा रहेगा पॉजिटिव और कांस्टेंट, बी वाई जो हमेशा बढ़ता हुआ रहेगा। इन दोनों को जोड़ा तब आ गई मेरी सी की वैल्यू। इसका मतलब पॉइंट ऑफ ओरिजिन पे वहां से सी स्टार्ट नहीं होगा, स्टार्टिंग वाले पॉइंट पर जहां से सी स्टार्ट होना है वो कहीं ना कहीं वाई एक्सिस से रहेगा। और सबसे पहले वाले पॉइंट पर, सबसे पहले वाले पॉइंट पर जब इनकम है जीरो, वहां पर सी और सी बार होंगे इक्वल। जहां इनकम है जीरो वहां पर सी और सी बार होंगे इक्वल। ये रहा जो मेरा ग्रे लाइन है, ये मेरा कंजम्पशन कर्व है। उम्मीद करता हूं यहां तक बात हो चुकी है क्लियर। मैंने कंजम्पशन कर्व की बात कर ली, अब मुझे एडी कर्व की बात करनी है। तो एडी में ये चारों, ऑटोनोमस कंजम्पशन, इंड्यूस कंजम्पशन और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, ये चारों नहीं, तीनों तीनों कंपोनेंट यूज करूंगा मैं। इन तीनों को जोड़ देंगे तो ये दोनों पार्ट तो हमेशा इक्वल रहेंगे, हमेशा कांस्टेंट रहेंगे, लेकिन ये पार्ट हमेशा बढ़ता हुआ जाएगा। और इसी वजह से एग्रीगेट डिमांड कर्व भी रहेगा अपवर्ड स्लोपिंग। क्या ये ओरिजिन से स्टार्ट होगा, नहीं, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड के अंदर ऑटोनोमस कंजम्पशन और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट इंक्लूड है, इसीलिए ये ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा। ये कहां से स्टार्ट होगा, ये होगा वाई एक्सिस से। क्या ये वाई एक्सिस से स्टार्ट होना है, तो क्या कंजम्पशन का जो ऑटोनोमस कंजम्पशन कर्व है इसके साथ स्टार्ट होगा, नहीं, क्योंकि एडी के अंदर इन्वेस्टमेंट और ऑटोनोमस कंजम्पशन दोनों ही इंक्लूड है। तो एडी हमेशा अबव देन ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट और ऑटोनोमस कंजम्पशन से स्टार्ट होगा। इसके साथ साथ एडी की वैल्यू हर पॉइंट पर कंजम्पशन कर्व से ज्यादा रहने वाली है। तो जो सबसे ऊपर कर्व होगा वो मेरा होगा एग्रीगेट डिमांड कर्व। उम्मीद करता हूं ये सारे कर्व अच्छे से आ चुके हैं समझ में।
एक बात और, एग्जाम में यदि इस तरह के कर्व आते हैं तो सारे कर्व एक बार में नहीं आएंगे। या तो आपसे पूछेगा केवल एग्रीगेट डिमांड कर्व, या पूछेगा केवल कंजम्पशन कर्व, या पूछेगा केवल इन्वेस्टमेंट कर्व, या केवल ऑटोनोमस कर्व, ऑटोनोमस कंजम्पशन कर्व, या फिर इंड्यूस्ड कंजम्पशन कर्व। तो उसी के अकॉर्डिंग अलग अलग पहले हर एक कर्व अलग अलग ड्राइव करें, फिर सारे एक्यूमुलेट कर दें, ताकि मेरे रिलेशन क्लियर हो जाए सारे, कि एक कर्व का दूसरे कर्व के साथ क्या है रिलेशन। अब मुझे बात करनी है एग्रीगेट सप्लाई की क्या डेफिनेशन। तो बच्चों एग्रीगेट सप्लाई की डेफिनेशन, एग्रीगेट सप्लाई का मतलब इकोनॉमी के अंदर प्रोड्यूसर्स या फिर फर्म्स ने कुल जितने मार्केट वैल्यू के गुड्स एंड सर्विसेज किए हैं सप्लाई, उसे बोलेंगे एग्रीगेट सप्लाई। सर क्या यही डेफिनेशन जीडीपी की है? बिल्कुल। जीडीपी की क्या डेफिनेशन थी? जीडीपी मींस टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन डोमेस्टिक बाउंड्री ऑफ एन इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। वही है एग्रीगेट सप्लाई की, टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाइड और प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। दैट्स व्हाई एग्रीगेट सप्लाई इज आल्सो नोन एज जीडीपी। और मैक्रो इकोनॉमिक्स हमेशा ये कहता है जितने वैल्यू के गुड्स एंड सर्विसेज इकोनॉमी के अंदर बनेंगे उतने वैल्यू के ही गुड्स एंड सर्विसेज बिकेंगे, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स ये अदम्पशन लेती है इकोनॉमी में ना इन्फ्लेशन आएगा ना डिफ्लेशन। तो जितने वैल्यू के प्रोड्यूसर ने माल बनाई, जितनी वैल्यू के माल बनाया उतना ही इकोनॉमी के अंदर बिक गया। तो मैं ये कह सकता हूं हाउस होल्ड उतने वैल्यू की ही इनकम जनरेट करेगा। मैंने एक टॉपिक कराया था सर्कुलर फ्लो, उसमें बताया था प्रोड्यूसर जो इनकम कमाएगा उस इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करेगा हाउस होल्ड के बीच में फैक्टर इनकम के फॉर्म में। तो प्रोड्यूसर ने जो माल बना के बेचा इकोनॉमी के अंदर, वही माल से जो पैसा आएगा उसे फैक्टर पेमेंट्स के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। और किसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा? हाउस होल्ड को। दैट्स व्हाई एज पर दी मैक्रो इकोनॉमिक्स फैक्टर इनकम विल ऑलवेज इक्वल्स टू दी जीडीपी ऑफ एन इकोनॉमी, दैट इज ट्रीटेड एज इनकम ऑफ एन इकोनॉमी। और जीडीपी को मैं क्या कह रहा हूं? जीडीपी को कह रहा हूं एग्रीगेट सप्लाई। दैट्स व्हाई वी कैन से एग्रीगेट सप्लाई इज आल्सो नोन एज इनकम। तो दूसरे पॉइंट में क्या कहता है? एग्रीगेट सप्लाई इज ऑलवेज इक्वल्स टू द इनकम बिकॉज टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज फैक्टर इनकम बिटवीन दी हाउस होल्ड्स। ये हम बात कर रहे हैं तीसरी बार, ये मैंने नेशनल इनकम वाले में भी की थी शायद, इस वाले टॉपिक में भी कर रहे हैं। और जो बेसिक सबसे पहला वाला टॉपिक किया था बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्रो, वहां भी इसकी बात की मैंने। आगे कहता है फर्दर कि हाउस होल्ड जो इनकम कमा रहे हैं, इनकम दो पार्ट में डिवाइड है, या फिर आज जो भी मैं इनकम कमा रहा हूं इनकम का दो ही पार्ट है, एक पार्ट जो मैं खर्च कर रहा हूं, दूसरा पार्ट जो मैं सेव कर रहा हूं। तो इनकम का क्या फॉर्मूला बन गया? इनकम का फॉर्मूला बन गया सी प्लस एस। और इनकम को ही एडी का नाम दिया गया है, सॉरी इनकम को ही एएस का नाम दिया गया है। तो एएस का फॉर्मूला क्या बन गया? सी प्लस एस। तो यहां से मेरा कंक्लूजन क्या आ गया कि एएस के दो कंपोनेंट हैं, कंजम्पशन और सेविंग। वापस रिवाइज कर दूं, रिपीट कर दूं, तो एग्रीगेट सप्लाई को इनकम का नाम दिया गया है। इनकम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि प्रोड्यूसर जो पैसा कमाएंगे वो फैक्टर इनकम के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और फैक्टर इनकम के फॉर्म में जो इनकम कमाई जाएगी वो कमाएगा हाउस होल्ड। हाउस होल्ड कुछ पार्ट करेगा खर्च, जिसे बोलेंगे कंजम्पशन, और कुछ पार्ट करेगा जिसे बोलेंगे सेविंग्स। कंजम्पशन की चर्चा पहले ही डीप में कर चुके हैं, जिसे डिनोट करते हैं सी से, और सेविंग डिनोट करेंगे एस से। सेविंग को डिनोट करेंगे एस से। यहां से मुझे यदि सेविंग्स की वैल्यू निकालनी है तो सेविंग का फॉर्मूला आएगा इनकम माइनस कंजम्पशन। जैसे मैंने कंजम्पशन की डेफिनेशन की बात की, वैसे ही सेविंग की क्या डेफिनेशन है? सेविंग मींस एक ऐसा इनकम का पार्ट जो हमने आज रोक दिया है भविष्य की अनिश्चितताओं के लिए। सेविंग मींस दैट पार्ट ऑफ इनकम विच इज नॉट स्पेंड और सेव्ड फॉर द फ्यूचर। मैंने बच्चों जो कंजम्पशन फंक्शन है वो डिटेल में डिस्कस किया है, तो मुझे यहां पर कंजम्पशन फंक्शन वापस डिस्कस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब मैं बात करूंगा सेविंग फंक्शन की, सेविंग कर्व की, और सेविंग स्केड्यूल की। सेविंग फंक्शन है क्या? वापस ये एक फंक्शनल रिलेशन है, फंक्शनल रिलेशन सेविंग और इनकम के बीच में। सेविंग और इनकम के बीच का जो फंक्शनल रिलेशन है उसे नाम दिया गया है सेविंग फंक्शन का। और कैसा फंक्शनल रिलेशन है? इनकम बढ़ेगी तो लोगों की सेविंग बढ़ेगी, इनकम गिरती है तो लोगों की सेविंग गिरेगी। आगे कहता है सेविंग एज पॉजिटिव रिलेशन विद द इनकम, दैट इज इनकम राइजेस सेविंग राइजेस एंड वाइस वर्सा। अब सेविंग फंक्शन को डिनोट करते हैं इस फॉर्म में, जैसे मैंने कंजम्पशन फंक्शन डिनोट किया सी बार प्लस बी वाई या फिर सी वाई, ऑटोनोमस कंजम्पशन, इंड्यूस कंजम्पशन। ऐसे ही
सेविंग फंक्शन ऑटोनोमस कंजम्पशन नेगेटिव में, जिसे हम बोलते हैं डिस सेविंग, जिसे बोलेंगे डिस सेविंग, और प्लस इनकम का वह पार्ट जो हम एक्स्ट्रा सेव करते हुए चल रहे हैं। तो सेविंग फंक्शन की इक्वेशन आई माइनस सी बार, जिसे नाम दिया डिस सेविंग का, प्लस 1 माइनस एमपीसी मल्टीप्लाई बाय, एमपीसी को नाम दिया गया स्मॉल बी का या फिर स्मॉल सी। तो मैं एमपीसी की वैल्यू को माइनस कर दूं एक में से, फिर मल्टीप्लाई करूं वाई का, तो यहां से मेरा आ जाएगा चेंज इन सेविंग प्लस डिस सेविंग, टोटल सेविंग की वैल्यू आ जाएगी। एमपीसी और एमपीएस किस तरह से एक्सप्लेनेशन होगी, किस तरह से इन दोनों के बीच में रिलेशन होगा, क्या प्रॉपर्टी रहेगी इनकी, वो सारा आगे डिस्कस करने वाले हैं अगले लेक्चर्स में। तो अभी तक यदि एमपीसी नहीं भी समझ में आए तो अभी उसे सारी साइड में रख दें, बाकी सारे कॉम्पोनेंट में ध्यान दें। आगे कहता है एट जीरो लेवल ऑफ इनकम सेविंग इज नेगेटिव बिकॉज एट जीरो लेवल ऑफ इनकम कंज्यूमर स्पेंड फ्रॉम इट्स पास्ट सेविंग। और जीरो लेवल ऑफ इनकम पे इनकम तो जीरो है, लेकिन कंजम्पशन की वैल्यू मेरे ऊपर एग्जांपल में थी 50। इसका मतलब सेविंग कितनी आ जाएगी, माइनस के 50। अब जैसे जैसे इनकम बढ़ती हुई जाएगी सेविंग भी बढ़ेगी। तो ये मेरा हो गया सेविंग फंक्शन। सेविंग स्केड्यूल क्या है, सेविंग का रिलेशन इनकम के साथ पॉजिटिव रिलेशन, टेबल के फॉर्म में सेविंग स्केड्यूल है। सेविंग का रिलेशन इनकम के साथ कर्व के फॉर्म में, वो है सेविंग कर्व। यहां देख लेंगे टेबल जो मैंने ऊपर वाले एग्जांपल से ही बनाई। जब इनकम थी जीरो, इकोनॉमी में कुल खर्चा था 50, फिर 100 पे हो गया 125, फिर 200, फिर 275 और फिर 350। तो सेविंग सबसे पहले थी नेगेटिव 50। ये मेरा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये नेगेटिव वाई एक्सिस, और ये मेरा नेगेटिव एक्स एक्सिस। सेविंग जब इनकम जीरो है, सेविंग है माइनस के 50। इनकम हुई 100, सेविंग हो गई माइनस के 25। इनकम हो गई 200, सेविंग हो गई जीरो। क्योंकि 200 रुपए की इनकम पर, 200 रुपए की इनकम पर इनकम और कंजम्पशन इक्वल है, और इसे ही नाम दिया गया है ब्रेक इवन पॉइंट का। जब इनकम और कंजम्पशन होते हैं इक्वल, इसे ही नाम देते हैं ब्रेक इवन पॉइंट का, कि इकोनॉमी में कोई भी सेविंग्स नहीं। अब फिर जैसे इनकम कंजम्पशन से हो गई ज्यादा, सेविंग आने लगी पॉजिटिव। तो याद रखें सेविंग कर्व स्टार्ट होगा नेगेटिव एक्सिस से, एक पॉइंट पर जहां सेविंग और जहां पर इनकम और कंजम्पशन इक्वल है वहां सेविंग हुआ जीरो, और फिर सेविंग पॉजिटिव में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। ये बात थी बच्चों सेविंग, सेविंग्स कर्व, सेविंग फंक्शन और सेविंग स्केड्यूल। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन इनसाइट्स। आज के लेक्चर में बात करने वाले हैं एग्रीगेट सप्लाई कर्व की क्या डेफिनेशन है और एग्रीगेट सप्लाई कर्व बनेगा कैसे। तो बच्चों एग्रीगेट सप्लाई कर्व तो एक ग्राफिकल रिलेशन है, वो भी इनकम और एग्रीगेट सप्लाई के बीच में। और किस तरह का ग्राफिकल रिलेशन है, वो रिलेशन है पॉजिटिव, या फिर वो रिलेशन इस तरह से है कि इनकम और एग्रीगेट सप्लाई की वैल्यू हमेशा रहेगी इक्वल। इक्वल क्यों रहेगी, क्योंकि एग्रीगेट सप्लाई में जो भी इनकम कमाई है हाउस होल्ड ने, एग्रीगेट सप्लाई के अकॉर्डिंग जो भी माल बना इकोनॉमी में, उस माल को बेचा गया इकोनॉमी के अंदर, तो वहां से जो इनकम जनरेट हुई उतनी ही इनकम हाउस होल्ड ने कमाई। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन इनसाइट्स। आज के लेक्चर में बात करने वाले हैं अगला टॉपिक जो है एग्रीगेट सप्लाई कर्व। अब एग्रीगेट सप्लाई कर्व है क्या, ये रिलेशन है, ग्राफिकल रिलेशन इनकम और एग्रीगेट सप्लाई के बीच में। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एग्रीगेट सप्लाई का जो फॉर्मूला था या जो कंपोनेंट थे वो बता दिए थे कि दो ही कंपोनेंट थे, कंजम्पशन और सेविंग। कंजम्पशन जो हाउस होल्ड इनकर करेगा इकोनॉमी के अंदर, जो दो फॉर्म में डिवाइड होगा, इंड्यूस ऑटोनोमस। और सेविंग जब इनकम जीरो होगी तब सेविंग की वैल्यू होगी नेगेटिव, जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी सेविंग बढ़ती जाएगी। और एग्रीगेट सप्लाई को ही हमने नाम दिया गया इनकम का। तो यहां पर जो वैल्यू आएगी इकोनॉमी के अंदर इनकम की, सेम वही वैल्यू होगी एग्रीगेट सप्लाई की। तो एग्रीगेट सप्लाई का जो कर्व है ये स्टार्ट होगा ओरिजिन से, जब इनकम जीरो है, एग्रीगेट सप्लाई जीरो है। इनकम हुई 100, एग्रीगेट सप्लाई हुई 100। इनकम हुई 200, एग्रीगेट सप्लाई भी 200। इनकम हुई 300, एग्रीगेट सप्लाई भी 300। तो जैसे जैसे इनकम चेंज होती जाएगी वैसे ही वैल्यू आती जाएगी एग्रीगेट सप्लाई कर्व की। और इसी वजह से एग्रीगेट सप्लाई कर्व का जो एंगल है वो है 45 डिग्री का। तो ये मेरा था एग्रीगेट सप्लाई कर्व का ग्राफ कैसे बनेगा उसकी प्रेजेंटेशन। अब तक मैंने
एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों के कंपोनेंट्स कर लिए, दोनों के हर एक कंपोनेंट का ग्राफ किस तरह से बनेगा इसका डिस्कशन कर लिया है। आज मैं बात करने वाला हूं प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और प्रोपेंसिटी टू सेव की। हमने जो एमपीसी और एमपीएस की वैल्यू डिस्कस की कंजम्पशन फंक्शन और सेविंग फंक्शन में, वो इस प्रोपेंसिटी का ही टाइप है। और प्रोपेंसिटी है क्या? प्रोपेंसिटी कहता है जो रिलेशन है कंजम्पशन का इनकम के साथ और जो रिलेशन है सेविंग का इनकम के साथ, ये रिलेशन फर्दर कितनी कैटेगरीज में डिवाइड होंगे या फिर ये रिलेशन हम किस किस कंटेक्स्ट में पढ़ सकते हैं। तो यहां कहता है रिलेशन बिटवीन कंजम्पशन एंड सेविंग्स विद इनकम। कंजम्पशन का रिलेशन इनकम के साथ ये डिस्कस करेंगे, सेविंग का रिलेशन इनकम के साथ ये डिस्कस करेंगे। मुझे टोटल कंजम्पशन का रिलेशन डिस्कस करना है टोटल इनकम के साथ, मुझे एडिशनल कंजम्पशन का रिलेशन डिस्कस करना है एडिशनल इनकम के साथ। मैंने जब कंजम्पशन फंक्शन किया वहां मैंने बात की कंजम्पशन फंक्शन में दो कंपोनेंट है, एक तो है ऑटोनोमस कंजम्पशन और एक है इंड्यूस्ड कंजम्पशन। तो यहां पर मुझे प्रोपेंसिटी का जो रिलेशन है वो डिस्कस करना है टोटल कंजम्पशन का इनकम के साथ और इस एडिशनल कंजम्पशन का एडिशनल इनकम के साथ। सेम ऐसे ही मुझे सेविंग्स के कंटेक्स्ट में टोटल सेविंग्स का रिलेशन डिस्कस करना है टोटल इनकम के साथ और एडिशनल सेविंग्स का रिलेशन एडिशनल इनकम के साथ। तो टोटल यहां पर 4 कैटेगरीज में प्रोपेंसिटी को डिवाइड करना पड़ेगा। सबसे पहले आएगा एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, फिर आएगा एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। जब भी बात करेंगे टोटल कंजम्पशन और टोटल इनकम के रिलेशन की, टोटल सेविंग्स और टोटल इनकम के रिलेशन की। फिर आएगा एमपीसी और एमपीएस, एडिशनल कंजम्पशन का एडिशनल इनकम के साथ और एडिशनल सेविंग्स का एडिशनल इनकम के साथ। तो पहले बात करें एपीसी की। एपीसी मींस पोर्शन ऑफ टोटल इनकम स्पेंड बाय हाउस होल्ड इन द इकोनॉमी। एपीसी का मतलब है टोटल इनकम का वह पार्ट जो हाउस होल्ड खर्च कर रहा है इकोनॉमी के अंदर। और एपीसी निकालेंगे कैसे? एपीसी को निकालने का फॉर्मूला है कंजम्पशन डिवाइडेड बाय इनकम। कंजम्पशन को डिनोट करते हैं हमेशा सी से, इनकम को डिनोट करेंगे हमेशा वाई से। तो इस तरह का रिलेशन ये कहलाएगा एपीसी। फर्दर आगे कहता है इन अदर वर्ड्स रिलेशन बिटवीन टोटल कंजम्पशन ऑफ एन इकोनॉमी एंड रिलेशन विद द टोटल इनकम ऑफ एन इकोनॉमी, इट इज ट्रीटेड एज एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ऐसे ही इकोनॉमी की कुल सेविंग्स का रिलेशन इकोनॉमी की कुल इनकम के साथ, दैट पोर्शन ऑफ टोटल इनकम सेव्स बाय हाउस होल्ड्स, इनकम का वह पार्ट जो हाउस होल्ड सेव करता है उसे बोला गया एपीएस। या फिर रिलेशन बिटवीन टोटल सेविंग्स ऑफ एन इकोनॉमी एंड टोटल इनकम ऑफ एन इकोनॉमी, उसे बोला गया एपीएस। यहां से क्वेश्चन सर किस तरह से आ सकते हैं? एक क्वेश्चन आ सकता है स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके लिए कि एपीएस या फिर एपीसी की डेफिनेशन लिखें, या फिर मुझे सेविंग्स और इनकम की वैल्यू गिवन हो, मुझे वहां से एपीएस निकालना हो, या फिर तीसरी कैटेगरी जब एपीएस की वैल्यू गिवन हो तब एपीसी निकालना हो। मैंने स्टार्टिंग की दो कैटेगरीज, एक डेफिनेशन टाइप क्वेश्चंस और दूसरा जब मुझे सेविंग्स और इनकम की वैल्यू गिवन हो या फिर कंजम्पशंस और इनकम की वैल्यू गिवन हो, यहां से निकालना हो एपीएस और यहां से निकालना हो एपीसी। इन अलग अलग कैटेगरीज में मुझे हो सकता है क्वेश्चंस पूछ ले। तीसरी कैटेगरी आती है जब मुझे एक वैल्यू गिवन हो, जब मुझे एपीएस की वैल्यू गिवन हो, निकालना हो एपीसी, उसका फर्दर डिस्कशन आगे करने वाले हैं। ये मैंने अभी तक एपीसी और एपीएस की बात कर ली है। आगे कहता है एमपीसी और एमपीएस। एमपीसी का मतलब इकोनॉमी के अंदर एडिशनल इनकम में से कितना पार्ट खर्चा किया हाउस होल्ड्स ने इकोनॉमी के अंदर, एडिशनल इनकम में से कितना एडिशनल खर्चा किया हाउस होल्ड्स ने, उसे रिप्रेजेंट करेंगे एमपीसी के फॉर्म में। या फिर हम कह सकते हैं रिलेशन बिटवीन चेंज इन कंजम्पशन। हो सकता है इनकम गिर जाए तो इनकम गिरने की वजह से जितना कंजम्पशन गिरा या इनकम बढ़ने की वजह से जितना कंजम्पशन बढ़ा, इस तरह के रिलेशन को एक्सप्रेस करेंगे एमपीसी के फॉर्म में। तो रिलेशन बिटवीन चेंज इन कंजम्पशन एंड चेंज इन इनकम इज नोन एज एमपीसी, या फिर इसे इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। और एमपीसी को हम बी स्मॉल बी या फिर स्मॉल सी भी कह सकते हैं। आगे कहता है एमपीएस क्या है? एमपीएस मींस दैट पोर्शन ऑफ एडिशनल इनकम विच इज सेव बाय द हाउस होल्ड्स। हाउस होल्ड्स ने एडिशनल इनकम में से जितना पार्ट सेव किया इकोनॉमी के अंदर उसे बोला गया है एमपीएस। क्या फॉर्मूला रहेगा? चेंज इन सेविंग्स डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम या फिर डेल्टा एस डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई। मेरे एग्जांपल में मैंने ऊपर एग्जांपल में बात की थी कि 100 रुपए मेरी इनकम है इकोनॉमी में। जैसे ही 100 रुपए इनकम राइज हुई, 100 रुपए में से हर बार
एडिशनल खर्चा हो रहा था 75 और एडिशनल सेविंग हो रही थी 25। मैंने ऊपर जो टेबल डिस्कस की वहां पे हर बार इनकम 100 रुपए से बढ़ी, इनकम यहाँ पे 100 रुपए से बढ़ी और कंजम्पशन इंक्रीज हुआ 75 रुपए से। इनकम बढ़ी 100 से और कंजम्पशन इंक्रीज हुआ 75 से और सेविंग्स इंक्रीज हुई 25 से। तो यहां मुझे यदि एपीएस, एपीसी, एमपीएस और एमपीसी की वैल्यू निकालनी होती तो यहां से बार बार मेरा एमपीएस का वैल्यू आ रहा है 0.25 और एमपीसी की वैल्यू आ रही है 0.75। एमपीसी और एमपीएस की मैंने वैल्यू कैसे निकाली, हर बार कंजम्पशन में चेंज 75 का है, सेविंग्स में चेंज 25 का है और इनकम में चेंज 100 का है। तो मैं यदि एमपीसी की वैल्यू निकालूं तो फॉर्मूला आएगा चेंज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाई चेंज इन इनकम। तो यहां से एमपीसी की वैल्यू आ गई 0.75। हर बार 0.75 क्यों आ रही है, क्योंकि मेरी कांस्टेंट रेट से इनकम राइज हो रही है, कांस्टेंट रेट से ही कंजम्पशन राइज हो रहा है। ऐसी एमपीएस की वैल्यू वो भी सेम 25 डिवाइडेड बाई 100, तो ये आ जाएगा 0.25। इसका मतलब 25% पार्ट कर रहे हैं सेव और 75% पार्ट कर रहे हैं खर्च। एक बात और याद रखनी है, एमपीसी और एमपीएस हमेशा दो वेरिएबल्स को कंपेयर करने के बाद ही निकाले जाएंगे। मुझे एमपीसी में निकालना है चेंज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम। तो चेंज इन कंजम्पशन कैसे निकालेंगे, चेंज इन कंजम्पशन दो कंजम्पशंस को कंपेयर करने के बाद। इसी वजह से फर्स्ट पॉइंट पर जब इनकम जीरो है, यहां पर ना मैं एमपीसी की वैल्यू निकाल पाऊंगा ना मैं एमपीएस की वैल्यू निकाल पाऊंगा। इसी जगह मुझे यदि वैल्यू निकालनी हो एपीसी की, तो एपीसी का फॉर्मूला क्या है, सी अपॉन वाई। एपीसी का फॉर्मूला है सी अपॉन वाई। तो कंजम्पशन मुझे हर पॉइंट पर गिवन है, इनकम हर पॉइंट पर गिवन है। तो सबसे पहले वाले जब इनकम जीरो है तब खर्चे की वैल्यू दे रखी है 50। तो यहां पर कंजम्पशन या तो कह सकते हैं नॉट डिटर्मिनेबल या फिर एपीसी की वैल्यू कह सकते हैं इन्फिनिटी। फिर अगले पॉइंट पे एपीसी की वैल्यू निकालनी है, तो अब खर्चा हो गया 125, इनकम कितनी है 100। तो यहां से वैल्यू आ गई एपीसी की 1.25। इसका मतलब एपीसी की वैल्यू हर बार ओवर दी टाइम पीरियड चेंज होती जाएगी। सेम ऐसे ही मुझे यहाँ पर एपीएस की वैल्यू निकालनी होती, तो एपीएस की वैल्यू निकालने के लिए सेविंग्स डिवाइडेड बाई इनकम, सेविंग्स डिवाइड बाई इनकम करते रहते। स्टार्टिंग वाले पॉइंट पे सेविंग्स है -50, इनकम है वापस जीरो। तो यहां पर ये आ जाएगा नॉट डिटर्मिनेबल, ये आ जाएगा नॉट डिटर्मिनेबल, क्योंकि वैल्यू है नेगेटिव तो इन्फिनिटी नहीं कह पाएंगे। जब भी इन्फिनिटी आ रहा हो तो वहां पर आप नॉट डिटर्मिनेबल भी लिख सकते हैं। इसके बाद सेविंग हुई है -25 और इनकम है 100। तो -25 डिवाइडेड बाई 100, यहां से मेरे एपीएस की वैल्यू आ जाएगी -0.25। तो मेरे एग्जांपल में हर बार एमपीएस की वैल्यू आई सेम, क्योंकि मैंने कांस्टेंट रेट से ही इनकम को इंक्रीज किया, मैंने कांस्टेंट रेट से ही सेविंग्स को इंक्रीज किया। मेरी एमपीसी की वैल्यू हर बार सेम आ रही थी क्योंकि मेरा कंजम्पशन भी सेम रेट से इंक्रीज हो रहा था। वापस आ जाऊं मैं एमपीसी और एमपीएस वाले पार्ट पे ही, मैंने चारों की डेफिनेशन की बात कर ली है। अब बात करें चारों के रिलेशन की ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी। मैंने ऊपर बताए थे तीन कैटेगरी के क्वेश्चन आएंगे, एक तो स्ट्रेट फॉरवर्ड डेफिनेशन बेस्ड, दूसरा कंपोनेंट की वैल्यू हमें गिवन होगी, हमें एपीसी, एपीएस, एमपीसी, एमपीएस की वैल्यू निकालनी होगी, तीसरा जब हमें एक वेरिएबल कोई गिवन हो, जैसे एपीसी गिवन हो, पूछ सकता है एपीएस की वैल्यू कितनी आएगी, या फिर एमपीसी गिवन हो और पूछ सकता है एमपीएस की वैल्यू कितनी आएगी। सर क्या कभी ऐसा क्वेश्चन हो सकता है हमें एपीसी की वैल्यू गिवन हो और पूछ ले एमपीएस कितना है, या एपीएस की वैल्यू गिवन हो पूछ ले एमपीसी कितना है? बच्चों ऐसी कंडीशन नहीं आएगी, क्योंकि प्रॉपर्टी कहती है एपीसी और एपीएस के बीच में संबंध है, ना कि एमपीसी और एमपीएस के बीच में। अब क्या रिलेशन है वो देखें। तो रिलेशन है एपीसी और एपीएस हमेशा 1 के इक्वल होंगे। 1 के इक्वल क्यों होंगे? क्योंकि इनकम का मैंने फॉर्मूला डिस्कस किया था। इनकम मतलब एग्रीगेट सप्लाई, जिसका फॉर्मूला है सी प्लस एस। अगर मैं दोनों साइड वाई से डिवाइड कर दूं, दोनों साइड वाई से डिवाइड कर दूं, तब ये मेरा आ जाएगा 1 सी अपॉन वाई, इसे बोलेंगे एपीसी, और एस अपॉन वाई इसे बोलेंगे एपीएस। मैं जानता हूं इनकम के दो ही पार्ट है, खर्चा या फिर सेविंग। अगर दोनों साइड में इनकम से डिवाइड कर दूं तो ये मेरा आ गया एपीसी और ये आ गया मेरा एपीएस। 1 का मतलब ये है एपीसी और एपीएस दोनों जोड़ दिया जाए इकोनॉमी के अंदर तो वो कुल इनकम से ऊपर नहीं जाएगा। तो यहां पर कुल इनकम मैंने मान ली 1, तो 1 रुपए के पार्ट में से हमेशा जो खर्चा और जो सेविंग्स रहेगा वो 1 के इक्विवेलेंट होगा।
जैसे मेरे ऊपर वाले एग्जांपल में सबसे पहले पॉइंट पर एपीसी की वैल्यू आ रही थी कुछ 1.25, इन्फिनिटी वाला हटा दें तो एपीसी की वैल्यू आती 1.25 और एपीएस की वैल्यू आ रही थी 0.25, मतलब नेगेटिव वैल्यू। तो यहां से मेरा इक्वल आ गया 1। हमेशा एपीसी और एपीएस 1 के इक्वल होंगे क्योंकि दोनों ही पार्ट हैं इनकम में से, और इनकम जितनी है हमेशा कुल खर्चा और कुल सेविंग उस इनकम की इक्विवेलेंट इनकम की इक्विवेलेंट होगी। आगे कहता है एमपीसी और एमपीएस कंटेक्स्ट में, एमपीसी और एमपीएस भी हमेशा 1 के इक्विवेलेंट होंगी। 1 के इक्विवेलेंट क्यों होगी? क्योंकि इकोनॉमी में जितनी भी इनकम चेंज होगी इसमें से कुछ पार्ट होगा खर्चा और कुछ पार्ट होगा सेव। इकोनॉमी में जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी लोग अपनी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे, अलग अलग गुड्स और अलग अलग कॉमोडिटी पे पैसा खर्च करेंगे। तो एडिशनल इनकम के दो ही पार्ट, एडिशनल कंजम्पशन और एडिशनल सेविंग, दोनों साइड यदि डेल्टा वाई का डिवाइड कर दिया जाए तो ये आ गया 1, ये आ गया 1 डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई एमपीसी और डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई एमपीएस। ये मैंने डेरिवेशन बता दिया है कि कैसे आया कि एमपीसी और एमपीएस हमेशा 1 के इक्वल होंगे, एपीसी और एपीएस हमेशा 1 के इक्वल होंगे। अब यहां से ये क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू टाइप पे कि कौन सी वैल्यू 0 हो सकती है, कौन सी हो सकती है नेगेटिव, कौन सी हो सकती है इक्वल्स टू 1, कौन सी होगी मोर देन 1 और कौन सी हो सकती है इन्फिनिटी। इसके साथ साथ हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू कितनी होगी। तो सबसे पहले बात करें 0 की, तो जो एमपीसी की वैल्यू है, एमपीसी का मतलब है एडिशनल इनकम में से कितना खर्चा किया है। हो सकता है लोगों की इनकम 100 रुपए बढ़े और वो पूरा सेव कर लें, एडिशनल इनकम में से कोई भी पार्ट खर्चा नहीं करें, तो उस केस में एमपीसी की वैल्यू 0 होगी। बिल्कुल संभव है, एमपीसी 0 होना संभव है। अगर पूरा ही पार्ट खर्चा कर दें तब एमपीएस 0 संभव है। 100 रुपए से इनकम बढ़ी, पूरी खर्च कर दी, तब एमपीएस हो जाएगा 0। अब बात करें एपीसी की, क्या एपीसी की वैल्यू 0 संभव है? एपीसी की वैल्यू 0 होने का मतलब एपीसी का फॉर्मूला सी अपॉन वाई, किसी भी फॉर्मूले से 0 कब आएगा? जब मेरा न्यूमरेटर में वैल्यू हो 0, तभी 0 वैल्यू आएगी। न्यूमरेटर में 0 होने का मतलब कंजम्पशन का 0 होना। क्या कंजम्पशन कभी 0 हो सकता है? कभी भी कंडीशन नहीं आएगी जहां पर मेरा कंजम्पशन हो जाए 0। हमेशा इसकी वैल्यू रहेगी मोर देन 0। लोग कुछ ना कुछ खर्चा करेंगे, कहीं अपनी पास्ट सेविंग में से करेंगे, कहीं सरकार लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट बांटेगी, लोग खर्चा जरूर करेंगे इकोनॉमी के अंदर। इसका मतलब एपीसी की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी। लेकिन एपीएस की वैल्यू 0 हो सकती है बिल्कुल। लोगों ने कुल जितनी इनकम कमाई पूरी खर्चा कर दिया। हमेशा मैक्रो इकोनॉमिक्स यही कहती है कि लोग जितना पैसा कमा रहे हैं पूरा खर्च कर दें, इकोनॉमी के लिए बेनिफिशियल है। तो एपीएस बिल्कुल 0 हो सकता है। कब 0 होगा? ब्रेक इवन पॉइंट में, जब जितनी इनकम हुई इकोनॉमी की उतना ही हो गया खर्चा, वहां पर एपीएस होगा 0। ये बात हुई 0 की। अब लेस देन 1 की, चारों केसेस, चारों वैल्यूज लेस देन 1 हो सकती है। लेस देन 1 का मतलब इकोनॉमी में एडिशनल जितनी इनकम बढ़ी उसमें से कम खर्चा किया, कम सेव किया, पूरा सेव नहीं किया। जितनी इनकम है इकोनॉमी की उसमें से कुछ पार्ट खर्चा किया, कुछ सेव किया। तो कुछ पार्ट खर्चा किया इसलिए लेस देन 1, कुछ पार्ट सेव किया इसलिए लेस देन 1। अब मोर देन 1, मोर देन 1 का मतलब क्या इनकम से ज्यादा वैल्यू इन चारों में से किसी वेरिएबल की हो सकती है। ये दोनों वेरिएबल कंपेयर करेंगे चेंज इन इनकम के साथ, और इन दोनों वेरिएबल को कंपेयर करना है टोटल इनकम के साथ। तो क्या एडिशनल इनकम जितनी इंक्रीज हुई है उससे ज्यादा खर्चा करना संभव है? इनकम बढ़ी 100 रुपए से, क्या खर्चा 101 रुपए हो सकता है? नहीं हो पाएगा। एमपीसी की वैल्यू मोर देन 1 संभव नहीं है। क्या खर्च इनकम बढ़ी 100 रुपए से, क्या सेविंग 101 रुपए कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। तो एमपीएस की वैल्यू भी संभव नहीं है मोर देन 1। यदि मेरी इनकम 100 रुपए है, क्या मैं खर्चा 150 रुपए कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं। वहां हम खर्चा करेंगे पास्ट सेविंग में से, या फिर हम फ्री ऑफ कॉस्ट गुड्स परचेज कर रहे हैं, गवर्नमेंट हमें फ्री में दे रही है, कंसेशन रेट पे दे रही है। फ्री में देने की वजह से ट्रांसफर पेमेंट रिसीव कर रहे हैं, उसकी वजह से हमारे कंजम्पशन हो सकते हैं ज्यादा, इनकम रह जाएगी कम। तो इसका मतलब एपीसी की वैल्यू मोर देन 1 हो सकती है, लेकिन एपीएस की वैल्यू मोर देन 1 नहीं हो पाएगी, क्योंकि जितनी इनकम कमाई है पूरा सेव कभी नहीं किया जा सकता। यदि सेव पूरा ही नहीं कर पाएंगे तो उससे ज्यादा सेव करना संभव नहीं है। आ जाए इक्वल्स टू 1 पे, जितनी इनकम कमाई उतना खर्चा कर सकते हैं। तो मतलब एमपीसी इक्वल्स टू 1 है। एमपीसी का फॉर्मूला क्या है? डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। ये 1 के इक्वल कब होगा? जब डेल्टा सी और डेल्टा वाई दोनों इक्वल होंगे। जितनी इनकम बढ़ी पूरा खर्चा कर दिया संभव है, जितनी इनकम बढ़ी पूरा सेव कर दिया संभव है। जितनी इनकम इकोनॉमी के अंदर है
वो पूरा लोग खर्चा कर रहे हैं, तो मतलब एपीसी भी संभव है इक्वल्स टू 1, लेकिन एपीएस इक्वल्स टू 1 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लोग जितनी इनकम जनरेट करेंगे पूरा पैसा सेव कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पूरा पैसा सेव करने का मतलब इकोनॉमी में कुछ खर्चा हुआ ही नहीं, और लोगों ने कुछ खर्चा ही नहीं किया, इसका मतलब क्या लोग सर्वाइवल के लिए अपनी बेसिक नेसेसिटी पूरी नहीं कर रहे हैं? क्या लोग बिना बेसिक नेसेसिटी पर खर्चा किए जिंदा रह रहे हैं? इस पॉइंट का कभी भी पॉसिबिलिटी अराइज नहीं होगा, कभी भी ऐसा संभव नहीं है कि लोग बिना खर्चा किए जिंदा रह जाएं या बिना खर्चा किए इकोनॉमी के अंदर आज सर्वाइव कर पाए। ये मैंने पहुंच गया हूं इक्वल्स टू 1 तक। अब बात करें नेगेटिव वैल्यू की। नेगेटिव मतलब ये आएगा लेस देन 0 या फिर -1 -2 -3, इस तरह से वैल्यू। तो एमपीसी की वैल्यू नेगेटिव संभव नहीं है, क्योंकि एमपीसी के अंदर दो ही वेरिएबल हैं, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, और जितनी इनकम हम एडिशनल कमाएंगे उसमें से कुछ पार्ट करेंगे खर्चा और कुछ पार्ट करेंगे सेव। अधिकतम कितनी खर्चा कर सकते हैं इसके इक्वल, मेरी 100 रुपए इनकम बढ़ी एक्स्ट्रा, 100 रुपए में से अधिकतम कितना खर्चा कर पाऊंगा? 100 रुपए, 101 तो नहीं कर पाऊंगा। या फिर 100 रुपए इनकम बढ़ी, 100 रुपए में से अधिकतम सेव कर पाऊंगा 100, 101 नहीं कर पाऊंगा। तो उसी वजह से एमपीसी और एमपीएस कभी भी नेगेटिव पॉसिबल नहीं है। एपीसी भी नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऐसी कंडीशन कभी नहीं आएगी, लोग खर्चा भी कर रहे हैं और इनकम जनरेट होती जा रही है। तो एपीसी भी नेगेटिव पॉसिबल नहीं है। एपीएस नेगेटिव बिल्कुल पॉसिबल है, जब लोग खर्चा करें अपनी पास्ट सेविंग में से, या फिर लोग खर्चा कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तब एपीएस की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है। ये बात थी बच्चों लेस देन 1, मोर देन 1, इक्वल्स टू 1, इक्वल्स टू 0, और नेगेटिव वैल्यू कब कब अराइज होगी। यहां से एग्जाम में कोई एक न्यूमेरिकल, कोई एक एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आ सकता है। एमसीक्यू में लिखा हो कि एमपीसी कैन बी ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी लेस देन 1, ऑप्शन बी इक्वल्स टू 1, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज, तो ऑल ऑफ दीज सही रहेगा। या फिर बी एमपीसी कैन बी मोर देन 1, नेगेटिव, इक्वल्स टू 1, या ऑल ऑफ दीज। तो एमपीसी मोर देन 1 और -1, मोर देन 1 और -1 तो संभव है ही नहीं है, इसका मतलब इक्वल टू 1 संभव है। अगली भी बात की जाए हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू की, कि इन चारों वेरिएबल की में से हाईएस्ट वैल्यू कितनी रह सकती है और लोएस्ट वैल्यू कितनी रह सकती है। तो मैं अधिकतम खर्चा कर सकता हूं एडिशनल इनकम को पूरा, मैंने जितनी एडिशनल इनकम जनरेट की उसे पूरा खर्च कर सकता हूं, इसका मतलब एमपीसी की वैल्यू रहेगी हाईएस्ट 1, और लोएस्ट कितनी रहेगी? लोएस्ट मैं कितना मिनिमम खर्चा कर सकता हूं एडिशनल इनकम में से, या फिर मैं एडिशनल इनकम पूरी सेव कर सकता हूं, मैंने पूरी एडिशनल इनकम सेव कर ली, तो मेरा कंजम्पशन आया 0, और इनकम की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी। तो यहां से एमपीसी की वैल्यू निकल के आएगी 0। सीधी भाषा में बात करें तो एमपीसी हाईएस्ट रहेगा 1, क्योंकि 1 रुपए से ऊपर खर्चा हम नहीं कर सकते हैं, एडिशनल इनकम जितनी जनरेट हुई उससे ऊपर खर्चा नहीं कर सकते हैं। और एमपीसी की वैल्यू रहेगी लोएस्ट 0, क्योंकि जितनी इनकम कमाई है उससे ज्यादा हम सेव नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही एमपीएस में हाईएस्ट रहेगी 1, लोएस्ट रहेगी 0। यदि पूरी इनकम सेव कर ली तो 1, पूरी इनकम खर्च कर दी तब 0। क्वेश्चन यहां से इस तरह से बन सकता है, इफ टोटल एडिशनल इनकम स्पेंड बाय द हाउसहोल्ड्स देन एमपीएस विल बी, तब वहां पर एमपीएस की वैल्यू क्या होगी? वो रहेगा 0, क्योंकि पूरी इनकम ही खर्च कर दी, तो एडिशनल सेविंग कितनी हुई? 0, और 0 डिवाइडेड बाई 100, तो यहां से वैल्यू आ जाएगी 0। अब बात करें एपीसी और एपीएस की। एपीसी की अधिकतम वैल्यू को हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, क्योंकि एपीसी का फॉर्मूला क्या है? सी अपॉन वाई। मेरा जो कंजम्पशन है वो मोर देन 1 हो सकता है, कंजम्पशन इनकम से ज्यादा हो सकता है, जब इनकम से कितना ज्यादा होगा ये डिटरमाइन करना मुश्किल है। इसी वजह से एपीसी की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, और इसकी वैल्यू नेगेटिव रहेगी हाईएस्ट, सॉरी नेगेटिव क्यों, एपीसी की वैल्यू हाईएस्ट डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, एपीसी की वैल्यू को डिटरमाइन नहीं किया सकता हाईएस्ट वैल्यू कितनी रहेगी। एपीसी की लोएस्ट वैल्यू कितनी रहेगी? एपीसी हमेशा रहेगा मोर देन 0, तो एपीसी की लोएस्ट वैल्यू 0 से ज्यादा रहेगी। हाईएस्ट वैल्यू को कभी भी डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे, या मैं ये कह सकता हूं एपीसी की लोएस्ट वैल्यू भी आइडेंटिफाई करना मुश्किल है और एपीसी की हाईएस्ट वैल्यू भी आइडेंटिफाई करना मुश्किल है। लेकिन इतना बताएं एपीसी हमेशा रहेगा मोर देन 0, एपीएस की हाईएस्ट वैल्यू रहेगी हमेशा लेस देन 1, और लोएस्ट वैल्यू यहां पर डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे,
क्योंकि मैं जितना ज्यादा खर्चा करता हुआ जाऊंगा इकोनॉमी में, उतनी ज्यादा सेविंग्स नेगेटिव आती जाएगी। इनकम के कंपैरिजन में इनकम कम है, खर्चा ज्यादा है, तो ऑटोमेटिक सेविंग नेगेटिव आती जाएगी। तो सेविंग नेगेटिव मतलब सेविंग की लोएस्ट वैल्यू आना। यदि मैं टोटल खर्चा आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा हूं इनकम के कंपैरिजन में, तो टोटल नेगेटिव सेविंग भी हम डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे। तो दैट्स वाई एपीसी और एपीएस की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे कभी भी। लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू एपीसी की हमेशा रहेगी मोर देन जीरो, और एपीएस की वैल्यू हमेशा रहेगी लेस देन वन। एमपीसी एमपीएस इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, और एपीसी और एपीएस के बीच में क्या रिलेशन है, एपीसी और एपीएस के बीच में, इन चारों वेरिएबल्स के बीच में क्या क्या रिलेशन है। तो कह रहा है एमपीसी और एमपीएस के बीच में रिलेशन है इनवर्स। इनवर्स का मतलब यदि एमपीसी इंक्रीज होता है तब एमपीएस डिक्रीज होगा, और एमपीसी यदि डिक्रीज होगा तो एमपीएस इंक्रीज होगा। किस तरह से, जैसे मैंने प्रॉपर्टी की बात की थी, एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल्स टू 1। अब सपोज इनकम का मैं 60% पार्ट खर्चा कर रहा हूं, तो सेव कितना करूंगा, 40%। यदि एडिशनल इनकम में से 60 पैसा खर्च कर रहा हूं, एडिशनल 1 रुपए की इनकम में से 60 पैसा खर्च कर रहे हैं, तो सेव कितना करेंगे, 40 पैसा। अगर सपोज मेरा खर्चा बढ़ जाए, ये हो जाए 70 पैसा, तब सेव कितना करेंगे एडिशनल, 30 पैसा। इसका मतलब एमपीसी और एमपीएस के बीच में रिलेशन है इनवर्स। हायर विल बी द एमपीसी, लोअर विल बी द एमपीएस, एंड हायर विल बी द एमपीएस, लोअर विल बी द एमपीसी। एमपीसी जितना ज्यादा होगा एमपीएस उतना कम होगा, और एमपीसी जितना ही कम होगा एमपीएस उतना ही ज्यादा होगा। तो एमपीसी और एमपीएस के बीच में इनवर्स रिलेशन। यहां से एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि सपोज एमपीसी की वैल्यू यदि 0.9 है, तो बताओ एमपीएस की वैल्यू कितनी। पहला तरीका। दूसरा तरीका, यदि एडिशनल इनकम में से 90% पार्ट खर्चा कर रहे हैं, एडिशनल इनकम में से खर्चा कर रहे हैं 90%, मतलब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 0.9। तो कितना पार्ट सेव कर रहे हैं, हम सेव कर पाएंगे फिर 10%, मतलब 0.10। या फिर इफ half of the additional income is saved by the individuals or households, then what will be the value of MPC? यदि एडिशनल इनकम का आधा पार्ट सेव किया जा रहा है इंडिविजुअल्स के द्वारा, तब मेरे एमपीसी की वैल्यू कितनी होगी। अब एडिशनल इनकम का आधा पार्ट, एडिशनल इनकम मानी मैंने 1 रुपए, 1 रुपए का आधा कितना हो गया, 1/2। 1/2 को यदि फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें, यदि डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, तो आ जाएगा 0.5। तो मेरा एमपीसी कितना होगा, 0.5, या फिर 1/। एक और फॉर्म में आ सकता है, सपोज एमपीसी इज ट्वाइस द एमपीएस। यदि एमपीसी एमपीएस का डबल है, इसका मतलब ये कह सकते हैं एमपीएस एमपीसी का आधा है। तो मैं यदि एमपीएस मान लूं एक्स, तो एमपीसी कितना होगा, 2x इक्वल्स टू 1। ये आ गया इक्वल्स टू 1, हमेशा 1 के इक्वल होंगे। ये आ गया मेरा 3x, 3x इक्वल्स टू 1। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1/3। x का मतलब मेरा एमपीएस आ गया 1/3। तो एमपीसी कितना आ जाएगा, इस 1/3 का डबल। 1/3 का डबल निकालने के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे 2 का, तो ये आ जाएगा एमपीसी 2/3। तो एमपीएस आ गया 1/3, एमपीसी आ गया 2/3, और एमपीएस आ गया 1/3। ये तो बात हुई एमपीसी और एमपीएस के रिलेशन की। अब बात करें एपीसी और एपीएस के रिलेशन की। एपीसी और एपीएस के में क्या रिलेशन है, एपीसी और एपीएस के बीच में भी इनवर्स रिलेशन है। जितना ज्यादा होगा एपीसी उतना कम होगा एपीएस, और जितना कम होगा एपीसी उतना ज्यादा होगा एपीएस। जैसे मेरे ऊपर एग्जांपल में सबसे पहले एपीसी था 1.25, तब मेरा एपीएस था नेगेटिव का 25, -25। फिर मैंने एपीसी आगे बढ़ा, फिर मेरा एपीसी आगे बढ़ा, एपीसी की वैल्यू फिर यहां से आई। मेरा सबसे पहले एपीसी इस जगह था 1.25, तो मेरा एपीएस आ गया -25। फिर मेरा एपीसी हो गया 1, ये कितना हो गया 0। जैसे ही ये गिरने लगा, ये इंक्रीज होने लगा, पहले वैल्यू चल रही थी नेगेटिव, अब हो गया 0। ये हो गया 0.92, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.08। तो जैसे जैसे एपीसी की वैल्यू गिरने लगेगी एपीएस बढ़ने लगेगा।
ये रिलेशन कुछ था एपीसी और एपीएस के बीच में। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का मतलब है इकोनॉमी में प्रोड्यूसर जैसे जैसे अपने इन्वेस्टमेंट राइज करेंगे, इन्वेस्टमेंट या फिर डिक्रीज करेंगे, इस इन्वेस्टमेंट में चेंज करने की वजह से इकोनॉमी की इनकम पर क्या इफेक्ट आएगा। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कहीं ना कहीं चेंज इन इनकम और चेंज इन इन्वेस्टमेंट के बीच के रिलेशन को एक्सप्रेस करता है कि प्रोड्यूसर ने जितना इन्वेस्टमेंट किया, सपोज प्रोड्यूसर ने एक नई फैक्ट्री लगाई। अब फैक्ट्री लगाने के लिए पहले उसने बिल्डिंग बनवाई फैक्ट्री की, टीन शेड वगैरह लगवाया, तो वहां लेबर हायर करी होगी उस बिल्डिंग को बनाने के लिए। तो उसने फैक्ट्री के अंदर जितना भी खर्चा किया फैक्ट्री कंस्ट्रक्शन में, वो पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया इन दी फॉर्म ऑफ वेजेस, इन दी फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, इन दी फॉर्म ऑफ वैल्यू ऑफ मटेरियल। तो अलग अलग जगह प्रोड्यूसर ने खर्चा किया, उस खर्चे से वापस इकोनॉमी के अंदर इनकम जनरेट होगी। अब जो भी लेबर ने पैसा जनरेट किया, पैसा कमाया, उस पैसे को वापस खर्च करेंगे। हो सकता है फैक्ट्री के अंदर जो आइटम बन रहा है वही खरीद लें। तो एक बार इन्वेस्टमेंट करने से इनकम बार बार घूमने लगेगी इकोनॉमी के अंदर। उस कॉन्सेप्ट को ही बोला गया इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज द रिलेशन बिटवीन चेंज इन इनकम एंड चेंज इन इन्वेस्टमेंट। चेंज इन इनकम इज डिनोटेड बाई डेल्टा वाई और चेंज इन इन्वेस्टमेंट डिनोटेड बाई चेंज इन आई। जब भी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में होगी, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया है, वहां पर मेरा इनकम, जब भी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में होगी वहां पर मेरा इनकम एग्रीगेट डिमांड के इक्वल होगा। मेरा इनकम का फॉर्मूला हमेशा है C+S, जिसे मैं एग्रीगेट सप्लाई भी कहता हूं। लेकिन जैसे ही इकोनॉमी एक बार इक्विलिब्रियम में आ गई, इक्विलिब्रियम में आने का मतलब इकोनॉमी की कुल डिमांड इकोनॉमी की कुल सप्लाई के इक्वल होगी। तो यही मेरा फॉर्मूला बन जाएगा एडी का, यही मेरा फॉर्मूला होगा एडी का। अब यदि टोटल इनकम सी और एस के बराबर है, तो मैं ये कह सकता हूं टोटल इनकम सी प्लस आई के बराबर भी है। टोटल इनकम सी प्लस आई के बराबर भी है, क्योंकि यदि एडी का फॉर्मूला है सी प्लस आई और एडी और इनकम इक्वल है, तो सी और आई का समेशन एएस या फिर वाई के इक्वल होगा। ये बात भी मैंने पिछले लेक्चर में कर ली। अब जब भी टोटल इनकम सी प्लस आई के बराबर है, इसका मतलब एडिशनल इनकम, एडिशनल कंजम्पशन और एडिशनल इन्वेस्टमेंट की इक्वल होगी। इसका मतलब एडिशनल इनकम, एडिशनल कंजम्पशन और एडिशनल इन्वेस्टमेंट की इक्वल होगी। और जब भी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में होती है, वहां पर मेरा इन्वेस्टमेंट और सेविंग रहता है इक्वल। मैंने अभी तक सारी बातें पुरानी की हैं, यहां से जो मैंने बात स्टार्ट की थी, ये सारी बातें अभी तक मैंने पुरानी की हैं, पिछले लेक्चर वाली। तो यहां से मेरा ये कंक्लूजन निकल के आया कि जब इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है, इनकम सॉरी इन्वेस्टमेंट और सेविंग इक्वल होंगे और एडिशनल इन्वेस्टमेंट और एडिशनल सेविंग्स भी इक्वल होंगे। तो मेरा जो फॉर्मूला है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, मैं यहां पर इसे इस तरह से भी लिख सकता हूं, डेल्टा वाई डिवाइडेड बाई डेल्टा एस, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एस, ये क्या जो मेरा एमपीएस है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव है, उसका रेसिप्रोकल फॉर्मूला है। बिल्कुल, एमपीएस का फॉर्मूला क्या था? एमपीएस का फॉर्मूला था डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। तो ये मेरा रेसिप्रोकल है एमपीएस का। तो यहीं से फॉर्मूला निकल के आ गया 1 अपॉन एमपीएस। और मैंने एमपीसी और एमपीएस की प्रॉपर्टी डिस्कस की है। प्रॉपर्टी है एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल्स टू 1, एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल्स टू 1। इसका मतलब यहां से मेरा एक और फॉर्मूला बन गया 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी। तो मेरे तीन फॉर्मूले आ गए इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, 1 अपॉन एमपीएस एंड 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी। अब थोड़ी बात की जाए इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर और एमपीसी के बीच में क्या रिलेशन है, या इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर और एमपीएस के बीच में क्या रिलेशन है। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज द रेसिप्रोकल ऑफ एमपीएस। तो सीधी भाषा में ये कह सकता हूं एमपीएस जितना ज्यादा बढ़ेगा, इस मल्टीप्लायर की वैल्यू उतनी ही कम आएगी, या फिर एमपीएस जितना कम होगा, मल्टीप्लायर की वैल्यू उतनी ही ज्यादा आएगी। मैं यही बात शॉर्ट में लिख लेता हूं, जितनी वैल्यू होगी मल्टीप्लायर की, जो एमपीएस की वैल्यू होगी, वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी। फॉर एग्जाम्पल सपोज एमपीएस यदि 0.25 है, तो मल्टीप्लाई कितना आ गया 4। यदि एमपीएस हो जाए 0.10, तो मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 10 टाइम्स। यदि एमपीएस हो जाए 0.50, तो मल्टीप्लायर आ जाएगा 2 टाइम्स। सो हमारा ये कंक्लूजन आ गया, हायर विल बी द एमपीएस
लोअर विल बी द मल्टीप्लायर एंड लोअर विल बी द एमपीएस, हायर विल बी द मल्टीप्लायर। अब एमपीएस और एमपीसी के बीच में क्या रिलेशन था? एमपीएस और एमपीसी के बीच में रिलेशन था नेगेटिव, कि जितना ज्यादा एमपीएस होगा एमपीसी उतना ही कम होगा, और जितना कम होगा एमपीएस उतना ज्यादा एमपीसी होगा। जैसे इस जगह मेरा एमपीसी होगा 0.75, यहां होगा एमपीसी 0.90 और यहां होगा एमपीसी 0.50। तो यदि एमपीएस और के बीच में इनवर्स रिलेशन है और एमपीसी और एमपीएस के बीच में इनवर्स रिलेशन है, तो सीधी बात के और एमपीसी के बीच में क्या रिलेशन होगा? पॉजिटिव। वही हमने यहां लिखा है कि एमपीसी एंड के एस पॉजिटिव रिलेशन, दैट इज हायर विल बी द एमपीसी, मोर विल बी द के, एंड मोर लेस विल बी द एमपीसी, मोर विल लेस विल बी द एमपीसी, लेस विल बी द के। और के और एमपीएस के बीच में यहाँ रिलेशन है नेगेटिव, जितना ज्यादा एमपीएस होगा उतना कम के होगा, और जितना कम एमपीएस होगा उतना ज्यादा के होगा। मैंने एग्जांपल में सबसे पहले एमपीसी की वैल्यू रखी 0.9, तो एमपीएस आ गया 0.1, मल्टीप्लायर आ गया 10 टाइम्स 1/0.1 या फिर 1/1 माइनस 0.9। एमपीसी हो गया 0.8, मतलब गिर गया, तो मल्टीप्लायर भी गिरना चाहिए और एमपीएस बढ़ना चाहिए, बिल्कुल बढ़ गया। एमपीसी मैंने और कम कर दिया, तब मेरा एमपीएस बढ़ गया और मल्टीप्लायर गिर गया। तो मेरा ये प्रूव हो गया कि जितना ज्यादा एमपीसी होगा उतना ज्यादा ही मल्टीप्लायर होगा, जितना ज्यादा एमपीएस होगा उतना कम मल्टीप्लायर होगा। आखिरी बात कर लें इस टॉपिक की, कि इन तीनों के बीच में हाईएस्ट लोएस्ट वैल्यू क्या क्या रहेगी। तो हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू की बात करें तो के का फॉर्मूला क्या है? के का फॉर्मूला है 1/एमपीएस, और एमपीएस की मैंने लोएस्ट वैल्यू आपको पहले ही बता दी है। एमपीएस की लोएस्ट वैल्यू कितनी होगी? 0। या नहीं बताइए तो यहां देख लें, एमपीएस की लोएस्ट वैल्यू होगी 0। अगर एमपीएस की लोएस्ट वैल्यू 0 आई है, तब के की हाईएस्ट वैल्यू आनी चाहिए, और एमपीएस की हाईएस्ट वैल्यू कितनी होगी? 1, तब के की लोएस्ट वैल्यू आनी चाहिए। जैसे ही एमपीएस की वैल्यू हो गई 0, के की वैल्यू आ जाएगी इन्फिनिटी। एमपीएस 0 है, के होगा हाईएस्ट, और जैसे ही के की हाईएस्ट वैल्यू, जैसे ही एमपीएस की हाईएस्ट वैल्यू आ गई 1, के की आनी चाहिए लोएस्ट वैल्यू, वो आ जाएगा 1। तो एमपीएस जहां होगा हाईएस्ट, एमपीएस की लोएस्ट वैल्यू 0, के की हाईएस्ट वैल्यू होगी इन्फिनिटी, और के की लोएस्ट वैल्यू होगी 1। ऐसे ही एमपीसी की हाईएस्ट वैल्यू होगी 1, क्योंकि एमपीसी एक से ज्यादा नहीं हो सकता, और एमपीसी की लोएस्ट वैल्यू होगी 0। तो ये बात थी हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू की, के का रिलेशन एमपीसी और एमपीएस के साथ। अगली बात करें, अब बात करें इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर मैकेनिज्म की, कैसे इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी के अंदर काम करेगा और उसके कंपैरिजन में कितनी इनकम बढ़ेगी। तो फॉर एग्जांपल, सबसे पहले इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट हुआ 10,000 का, 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ। मैंने एमपीएस की वैल्यू मानी 0.20, मतलब 20% सेव करना है, 80% खर्चा होगा। तो प्रोड्यूसर ने जैसे ही 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया इकोनॉमी के अंदर, वो पैसा हाउस होल्ड की इनकम के फॉर्म में आ गया होगा। ये आ गया हाउस होल्ड की इनकम के फॉर्म में। 10,000 में से हाउस होल्ड ने खर्चा किया 8 और सेव कितना किया? 2,000। अब हाउस होल्ड के पास जैसी इनकम आई 8,000, खर्चा किया हाउस होल्ड ने, तो एक का खर्चा दूसरे की इनकम, इसी कॉन्सेप्ट पे काम करेगा मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो हाउस होल्ड ने खर्चा किया इकोनॉमी में 8,000, दूसरे की इनकम बन गई 8,000, वापस खर्चा हुआ 6400 और वापस सेविंग हो गई 1600। 6400 इकोनॉमी के अंदर वापस आ गया इनकम के फॉर्म में, खर्चा और सेविंग। ये प्रोसीजर लगातार चलती जाएगी, यही प्रोसेस लास्ट तक चलती जाएगी। और कब तक चलेगी? जब तक मेरा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू और इन्वेस्टमेंट का मल्टीप्लाई करने के बाद कुल इकोनॉमी के अंदर इनकम जनरेट नहीं होती, या फिर ये पॉलिसी तब तक चलती जाएगी जब तक इनिशियल जो इन्वेस्टमेंट है वो टोटल ऑफ दी सेविंग्स के इक्वल नहीं होता। अगर यहाँ पे मैं मल्टीप्लायर की वैल्यू निकालूं तो 1/एमपीएस 1/1/0.25, तो मल्टीप्लाई जाएगा 5 टाइम्स। तो 10,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट से 5 गुना पैसा 50,000 रुपए किया जा सकता है। तो ये प्रोसेस तब तक चलती जाएगी जब तक 10,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट से कुल इनकम इकोनॉमी में 50,000 रुपए की जनरेट नहीं होती, या फिर इकोनॉमी की कुल इनकम इनिशियल इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाई मल्टीप्लायर के इक्वलेंट नहीं होती, या फिर इकोनॉमी का इनिशियल इन्वेस्टमेंट टोटल ऑफ दी सेविंग्स के इक्वल नहीं होता। ये बात थी बच्चों इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर मैकेनिज्म की। इकोनॉमी का मुझे इक्विलिब्रियम पॉइंट आइडेंटिफाई करना है, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट आइडेंटिफाई करने के लिए कौन कौन सी कंडीशंस का होना जरूरी है, या सीधी भाषा में इक्विलिब्रियम पॉइंट आइडेंटिफाई कैसे करेंगे।
मैंने इक्विलिब्रियम वर्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स में 3 जगह डिस्कस किया। सबसे पहले बात की मैंने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में, जहाँ कस्टमर सेटिस्फाइड है। दूसरा बात किया प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में, जहाँ फर्म या फिर प्रोड्यूसर सेटिस्फाइड है। और तीसरी बात की मैंने मार्केट इक्विलिब्रियम में, जहाँ एक मार्केट कंप्लीट फॉर्म में सेटिस्फाइड है, जितनी मार्केट की कुल डिमांड है वो कुल सप्लाई की इक्वल है। ऐसे ही यहाँ बात कर रहे हैं एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के बेसिस पर कि इकोनॉमी में कब माना जाएगा कि इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है, इकोनॉमी एक स्टेबल कंडीशन में है। स्टेबल कंडीशन का मतलब जहां ना महंगाई हो, ना मंदी, ना इन्फ्लेशन हो, ना डिफ्लेशन। तो ये तो तब माना जाएगा जब इकोनॉमी की कुल डिमांड, जिसे बोला गया एडी, वो एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल है। जब एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों इक्वल है तब माना जाएगा इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है। बच्चों डिमांड वर्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स में मैंने पढ़ा था इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड के फॉर्म में। यहां बात कर रहा हूं एग्रीगेट डिमांड के फॉर्म में। तीनों में डिफरेंस है। और क्या डिफरेंस है? इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई, मार्केट सप्लाई और एग्रीगेट सप्लाई में इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, आप वो जरूर देखें ताकि आपको कॉन्सेप्ट का क्लियरिटी हो जाए कि यहाँ किस डिमांड की बात हो रही है और माइक्रो में कौन सी डिमांड की बात होती है। तो इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में तब आएगी जब इकोनॉमी की कुल डिमांड कुल सप्लाई की इक्वल रहेगी। और जो डिमांड की यहाँ बात हो रही है ये हमेशा रहेगी एस्टिमेटेड, जिसे बोला जाएगा एक्स एंटी एडी। सेम ऐसी सप्लाई रहेगी एक्स एंटी एएस। तो आफ्टर कंसीडरिंग एडी एंड एएस, इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पॉइंट स्ट्राइक्स व्हेन एक्स एंटी एडी इज इक्वल्स टू द एक्स एंटी एएस। जितनी इकोनॉमी में कुल डिमांड है उतनी ही इकोनॉमी के अंदर कुल सप्लाई है, तब माना जाएगा ना इन्फ्लेशन है ना डिफ्लेशन। तो मेरी कंडीशन आई एडी इक्वल्स टू एएस। और एग्रीगेट सप्लाई को इनकम भी कहते हैं क्योंकि एग्रीगेट सप्लाई का मतलब कुल जितने मार्केट वैल्यू का गुड्स बना वो मार्केट में बिक गया, तो हाउस होल्ड ने उतना ही पैसा कमाया जितनी टोटल वैल्यू थी गुड्स एंड सर्विसेज की। दैट्स व्हाई एएस इज आल्सो इक्वल्स टू द इनकम। तो मेरी इक्वेशन आ गई y इक्वल्स टू एडी इक्वल्स टू एएस। जब भी इकोनॉमी होगी इक्विलिब्रियम में एडी और एएस दोनों रहेंगे इक्वल। अब जो एडी का फॉर्मूला था वो था सी प्लस आई और एएस का फॉर्मूला था सी प्लस एस। एएस का फॉर्मूला था सी प्लस एस। तो मैं ये कह सकता हूं यही फॉर्मूला हो जाएगा एग्रीगेट सप्लाई का और ये फॉर्मूला भी हो सकता है एग्रीगेट डिमांड का। तो जो सी प्लस आई वाला फॉर्मूला है, इकोनॉमी जब भी इक्विलिब्रियम में होगी तो सेम यही फॉर्मूला होगा एडी का और सेम यही फॉर्मूला होगा एएस का। ऐसे ही एएस का फॉर्मूला होता है नॉर्मली सी प्लस एस, जब इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में होगी तो यही फॉर्मूला होगा एडी का। और एएस और इनकम दोनों है इक्वल, इसीलिए सेम यही फॉर्मूला बन जाएगा इनकम का। अब सी प्लस आई जो है, सी प्लस आई इसे और फॉर्म में एक्सप्लेन करें तो सी इक्वल्स टू सी बार प्लस बी वाई या फिर सी वाई प्लस आई। और आई मतलब ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट डिनोटेड बाई आई बार। तो ये फॉर्मूला ये आ गया मेरे यहां से। ऐसे ही मैं एग्रीगेट सप्लाई के सी प्लस एस को एक्सपांड कर सकता हूं। सी की जगह ये वाली इक्वेशन लिख दूं और एस की जगह सेविंग फंक्शन की क्या इक्वेशन है, माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी मल्टीप्लाई बाय वाई। तो मेरा यहां से ये क्लियर हो गया जब इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में होगी तो एडी और एएस का इक्वल होना जरूरी है, या फिर एडी और एएस इक्वल है जिस पॉइंट पर, वो मेरा होगा इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पॉइंट। इसी को बच्चों नाम दिया एडीएएस अप्रोच। जब भी मैं एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के हिसाब से इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम पॉइंट आइडेंटिफाई कर रहा हूं, उस पॉइंट को बोलेंगे इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पॉइंट। सर अगर एडी एएस से कम हो या फिर एडी एएस से ज्यादा हो तब कैसी कंडीशन होगी? तब बच्चों आएगा इन्फ्लेशन या फिर डिफ्लेशन। अगर एडी एएस से कम है या फिर एडी एएस से ज्यादा है, ऐसी कंडीशन में यहां से इमर्ज होगा माल इकोनॉमी के अंदर बिकने के लिए तैयार है लेकिन कस्टमर परचेज नहीं कर रहा है। ऐसे ही कस्टमर खरीदने के लिए तैयार है लेकिन इकोनॉमी में उतनी सप्लाई है ही नहीं। तो पहली वाली कंडीशन में आएगा डिफ्लेशन, दूसरी वाली कंडीशन में आएगा इन्फ्लेशन। और इस कंडीशन से यहां तक पहुंचने के लिए एडी इक्वल्स टू एएस तक पहुंचने के लिए गवर्नमेंट अपनाती है फिस्कल पॉलिसीज और मॉनेटरी पॉलिसीज। ये बात थी टोटल ओवरऑल एडी एएस अप्रोच की। अभी इसकी ग्राफ की बात भी करेंगे, ग्राफ कैसे बनेगा। और एक कंडीशन और है यहाँ पे, अगर मुझे सेविंग और इन्वेस्टमेंट के बेसिस पर सोचना है कि जब भी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में होती है तो एडी और एएस इक्वल रहता है। एडी का फॉर्मूला है सी प्लस आई और एएस का फॉर्मूला है सी प्लस एस। कंजम्पशन से कंजम्पशन गया, तो जब भी इकोनॉमी होगी इक्विलिब्रियम में तो मेरा इन्वेस्टमेंट और सेविंग भी इक्वल होगा।
यदि इन्वेस्टमेंट और सेविंग इक्वल है, इस अप्रोच को नाम दिया गया सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच या फिर इन्वेस्टमेंट सेविंग्स अप्रोच। तो एग्जाम में यदि आया एडीएएस अप्रोच के अकॉर्डिंग हमें इक्विलिब्रियम पॉइंट एक्सप्लेन करना है, तो आपको वहां पर पहले बताना पड़ेगा एडी क्या है, फिर बताना पड़ेगा एएस क्या है, और फिर बताना पड़ेगा दोनों इक्विलिब्रियम में आएंगे तब क्या कंडीशन इमर्ज होगी। अगर कहता है कि सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच के अकॉर्डिंग बताओ, तब मुझे इन्वेस्टमेंट बताना है, सेविंग बताना है, और कैसे इक्वल हुआ इस डेरिवेशन को बताना है। तो फाइनली मेरा इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पॉइंट आइडेंटिफाई करना है। दो अप्रोच है, एडीएएस अप्रोच और दूसरा है सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। अब यहां पे मैंने एक टेबल बनाई है, जिस टेबल में मैंने इक्विलिब्रियम पॉइंट आइडेंटिफाई किया है। यहां मेरे पास इंफॉर्मेशन क्या अवेलेबल है, इकोनॉमी में जो ऑटोनोमस कंजम्पशन है वो 20 है, चाहे इनकम हो या नहीं हो, ऑटोनोमस कंजम्पशन कांस्टेंट रहेगा। एमपीसी की वैल्यू 0.80 है। 0.80 का मतलब जितनी इनकम इकोनॉमी के अंदर चेंज होगी उसका 80% पार्ट खर्च होगा। अगर 100 रुपए इनकम बढ़ी तो 80 रुपए खर्च होंगे, तो इसका मतलब सेव कितना होगा, 20 रुपए। एडिशनल इनकम को डिवाइड किया है 0.80 और 0.20 में। फर्दर कहता है ऑटोनोमस जो इन्वेस्टमेंट है वो मेरा है 40, और मेरा चेंज इन इनकम है, बार बार इनकम चेंज होगी 100 रुपए से। तो सबसे पहले जब मेरी इनकम थी 0, तो सीधी बात एग्रीगेट सप्लाई भी 0 होगा। ऑटोनोमस कंजम्पशन कितना है 20, चेंज इन कंजम्पशन यहां पर कुछ डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे, और मेरा ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट आ गया 40, जो हमेशा रहेगा कांस्टेंट। मुझे एडी की वैल्यू निकालनी है, तो एडी का फॉर्मूला क्या है, एडी है सी प्लस आई, और सी कैसे निकालेंगे, सी का फॉर्मूला है सी बार प्लस चेंज इन कंजम्पशन। सी बार की वैल्यू 20, कंजम्पशन स्टार्टिंग में 0, एडिशनल कंजम्पशन है 0, तो टोटल कंजम्पशन आ गया 20। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है मेरा 40, एडी की वैल्यू आ गई 7, एडी की वैल्यू आ गई। अब मुझे निकालना है सेविंग्स। तो सेविंग्स का क्या फॉर्मूला है, सेविंग इनकम का वह पार्ट है, सेविंग है इनकम का वह पार्ट जो हमने खर्च नहीं किया। तो इनकम में से यदि माइनस कर दूं कंजम्पशन, तो सेविंग्स की वैल्यू आ जाएगी। इनिशियल जब इनकम 0 है तब मेरा कंजम्पशन कितना है, तब कंजम्पशन की वैल्यू है 20, तो मेरा सेविंग्स आ गया माइनस के 20। अब मेरी इनकम बढ़ी 100 रुपए से, इनकम चेंज हुई 100 रुपए से, तो एग्रीगेट सप्लाई भी हो जाएगा 100। ऑटोनोमस कंजम्पशन सेम वही रहेगा, एमपीएस 0.80 है, इसलिए खर्चा बढ़ जाएगा 80 से। मेरा टोटल कंजम्पशन हो गया 80 प्लस 20 100। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट सेम वही रहेगा 40, मेरा टोटल एडी आ गया 140। सेविंग का वैल्यू निकालनी है, तो इनकम माइनस कंजम्पशन, इनकम है 100, कंजम्पशन है 100, इसका मतलब सेविंग्स आ गया 0, और यहीं पर इस पॉइंट को बोलेंगे ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट। आगे और चलें, इनकम और बढ़ी 100 रुपए से, अब इनकम हो गई 200, एग्रीगेट सप्लाई 200। इकोनॉमी के अंदर ऑटोनोमस कंजम्पशन सेम रहेगा, चेंज इन कंजम्पशन 80 रुपए से कंजम्पशन और बढ़ गया 80, और 80 ये हो गया 160। मेरा टोटल कंजम्पशन हो गया 180। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट सेम वही रहेगा 40, एडी की वैल्यू आ गई 180 प्लस 40 220। सेविंग्स निकालनी है, फॉर्मूला इनकम 200 माइनस कंजम्पशन 180, सेविंग आ गई 20, मतलब सेविंग पॉजिटिव आना स्टार्ट हो गई। फर्दर मैंने और 100 रुपए की इनकम जनरेट की, इकोनॉमी में कुल इनकम हो गई 300, एग्रीगेट सप्लाई 300, ऑटोनोमस कंजम्पशन वही 80, 80 का खर्चा और बढ़ा, ऑटोनोमस कंजम्पशन वही 20, 80 का खर्चा और बढ़ा, टोटल कंजम्पशन हो गया एडिशनल कंजम्पशन 240। अब कुल सी की वैल्यू आ गई, कुल कंजम्पशन आ गया 207, इन्वेस्टमेंट सेम वही 40। अब मेरी इकोनॉमी के अंदर टोटल एडी की वैल्यू आ गई 300। इस 300 रुपए की इनकम से पहले, इस 300 रुपए की इनकम से पहले इनकम मेरी 0 100 200, और एडी की वैल्यू कितनी 60 140 220, मतलब 300 रुपए से पहले इनकम कम है और एडी की वैल्यू ज्यादा है। 300 रुपए से पहले एएस कम है और एडी की वैल्यू ज्यादा है, मतलब लोग खर्चा ज्यादा करेंगे, प्रोड्यूसर सप्लाई करेंगे कम, इकोनॉमी में इन्फ्लेशन जनरेट होगा। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, पहले ही इस गैप को दूर करने के लिए पॉलिसी इंप्लीमेंट कर देगी, ताकि भविष्य में ऐसी कंडीशन नहीं हो। 300 रुपए की इनकम पे डिमांड भी 300 रुपए, टोटल डिमांड इकोनॉमी की वो भी 300 रुपए होगी, और इकोनॉमी की कुल सप्लाई भी 300 रुपए होगी। ये मेरा होगा इक्विलिब्रियम पॉइंट। और इसके बाद अब मेरी इनकम हुई 400, कुल खर्चा कितना हुआ 360, मतलब कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट हुआ टोटल 360, 360 नहीं 380, टोटल मेरा कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट आया 380। अब मेरा इनकम ज्यादा है और एडी की वैल्यू कम है, यहां से इकोनॉमी में डिफ्लेशन जनरेट होना चालू हो।
और जब इकोनॉमी में 400 रुपए की इनकम है, इकोनॉमी में कंजम्पशन है हाउस होल्ड के द्वारा 340, तो यहां पर हाउस होल्ड सेल्स कर रहे हैं 60 रुपए। ये मेरी कंडीशन जब एडी की वैल्यू कम है एएस से, यहां पर है इक्वल, ये है मेरा इक्विलिब्रियम इनकम या इक्विलिब्रियम इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पॉइंट, और इससे ऊपर मेरी कंडीशन है एडी इज मोर देन एएस। तो यहां पर आएगा इन्फ्लेशन, यहां पर इकोनॉमी इक्विलिब्रियम या फिर इनकम इक्विलिब्रियम, और इसके बाद डिफ्लेशन। मैंने सेम यही वैल्यू प्लॉट कर दी ग्राफ में। मैंने यहां पर एडीएएस अप्रोच के अकॉर्डिंग बात कर ली। सब सेविंग, अब मुझे सेविंग और इन्वेस्टमेंट अप्रोच के थ्रू बात करनी है, क्योंकि मैंने ऊपर डिस्कस किया है जहां भी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में होगी एडीएएस बराबर होगा और सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट इक्वल होंगे। 300 रुपए हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है, एएस 300, एडी 300 इक्विलिब्रियम में है। सेविंग्स कितनी है, सेविंग यहाँ पर है 40 और इन्वेस्टमेंट कितना है 40, बिल्कुल सही है। इक्विलिब्रियम पॉइंट पर सेविंग इन्वेस्टमेंट दोनों इक्वल होंगे और एडीएएस दोनों इक्वल होंगे। ये मैंने दोनों का कंबाइंड ग्राफ बना दिया है, एडीएएस का और सेविंग इन्वेस्टमेंट। तो जहां पर एडीएएस इक्वल है, ये आ गया इकोनॉमी इक्विलिब्रियम, यहीं पर मेरा सेविंग और इन्वेस्टमेंट इक्वल होने चाहिए। तो ये मेरा है इक्विलिब्रियम पॉइंट। इस पॉइंट से पहले, इस पॉइंट से पहले मतलब जब एडी की वैल्यू ज्यादा है एएस से, तो यहां पर सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट में क्या रिलेशन होगा, एडी का फॉर्मूला सी प्लस आई, यहां पर इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में नहीं होगी, तो एडी का फॉर्मूला आएगा सी प्लस आई, एएस का आएगा सी प्लस एस, कंजम्पशन से कंजम्पशन गया। तो जब भी एडी एएस से ज्यादा है वहां पर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू सेविंग से होनी चाहिए ज्यादा, बिल्कुल। मेरा इन्वेस्टमेंट ऑरेंज लाइन, सेविंग ब्लू लाइन। इक्विलिब्रियम पॉइंट से पहले इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, सेविंग्स कम है। और जैसे इक्विलिब्रियम पॉइंट के बाद की बात करें, अब मेरा एडी की वैल्यू एएस से रहेगा कम, तो यहां पर सी प्लस आई इज लेस देन सी प्लस एस, तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू रहेगी सेविंग से कम। तो इस पॉइंट के बाद सेविंग्स ज्यादा और इन्वेस्टमेंट कम, या फिर एएस की वैल्यू ज्यादा और एडी की वैल्यू कम। इस वाले सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच वाले ग्राफ में ये पॉइंट इक्विलिब्रियम वाला, जहां सेविंग जीरो है, ये ब्रेक इवन पॉइंट, यहां तक कंडीशन ये आई इन्फ्लेशन वाली, ये इक्विलिब्रियम, इसके बाद डिफ्लेशन। ऐसे इस जगह इक्विलिब्रियम, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। ये बात थी बच्चों सेविंग इन्वेस्टमेंट और एडीएएस अप्रोच के रिगार्डिंग। एक बात और कर लें इसी लेक्चर में, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट की, सॉरी ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट नहीं, बात कर लें पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट की। ये ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट की बात हम अपने अगले लेक्चर में बात करने वाले हैं। इस ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे अपने अगले लेक्चर में, कि क्या इफेक्ट पड़ेगा जब प्रोड्यूसर अपने इन्वेस्टमेंट में चेंज करता जाए, प्रोड्यूसर अपने इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करता है या फिर डिक्रीज करता है, तब मेरी इकोनॉमी की कुल इनकम पर क्या इफेक्ट आएगा, ये हम डिस्कस करेंगे अपने अगले लेक्चर में। मैं एक छोटा सा टॉपिक और डिस्कस कर लूं, पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट। पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट का मतलब इकोनॉमी के अंदर अगर लोग पैसा सेव करते जाएं तो क्या इकोनॉमी की कुल सेविंग्स इफेक्ट होगी, क्या इकोनॉमी के अंदर कुल सेविंग्स बढ़ेगी। जैसे मैं जो मल्टीप्लायर वाला कॉन्सेप्ट है इसके ऊपर जो मैं अगले लेक्चर में डिस्कस करने वाला हूं, वो बात करेगा कि इकोनॉमी में जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा इकोनॉमी के अंदर इनकम भी बढ़ेगी। क्योंकि हमेशा ऐसा मानते हैं लोग, जितनी इनकम कमाएंगे उसमें से कुछ पार्ट करेंगे खर्च, कुछ पार्ट करेंगे सेव। अब यदि खर्चा बढ़ाएंगे तो एक का खर्चा दूसरे की इनकम, तो दूसरे की इनकम बढ़ेगी, और वो भी यदि खर्चा ज्यादा करेगा तो वापस खर्चा इंक्रीज, इनकम इंक्रीज। तो यहां से एक बात आएगी, कस्टमर जितना ज्यादा खर्चा करेगा उतनी ज्यादा इकोनॉमी के अंदर इनकम बढ़ेगी। तो क्या सेम यही रूल सेविंग्स पर भी अप्लाई होता है, यदि कंज्यूमर इनकम में से कुछ पार्ट बार बार सेव करते जाएं, सेविंग्स हर बार इंक्रीज करते जाएं, तो क्या इकोनॉमी की कुल सेविंग बढ़ेगी। तो पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट यहां इसका कहना है कि कंज्यूमर यदि कंजम्पशन इंक्रीज करते हैं तब तो इनकम बढ़ेगी, कंजम्पशन की वैल्यू भी बढ़ेगी, लेकिन यदि सेविंग्स इंक्रीज करेंगे इकोनॉमी के अंदर तो इससे इकोनॉमी की मनी सप्लाई रुक जाएगी और इकोनॉमी के अंदर कुल सेविंग्स है वो इंक्रीज नहीं होगी। पर्सन की इंडिविजुअल सेविंग्स तो राइज होगी लेकिन इकोनॉमी की कुल सेविंग्स राइज नहीं होगी, क्योंकि यदि हर व्यक्ति या जो व्यक्ति आज इनकम कमा रहे हैं वो अपनी इनकम में से कुछ पार्ट सेव करते जाएंगे, तो उस इनकम में से जो पार्ट सेव किया जा रहा है आने वाले समय में वो इकोनॉमी में नहीं जाएगा, इकोनॉमी में लेस मनी सप्लाई होगी
तो पहले जिन लोगों ने उस खर्चे में से इनकम जनरेट की होगी, अगले टाइम पीरियड में वो इनकम कमा ही नहीं पाएंगे, और इनकम ही नहीं कमा पाएंगे तो वापस इकोनॉमी में सेविंग्स ना होगी और ना ही खर्चा होगा। तो यहाँ कहता है पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट का मतलब, एज पीपल रिड्यूस देयर कंजम्पशन एंड स्टार्ट सेविंग, इट लीड्स टू रिडक्शन इन मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। जैसे जैसे लोग खर्चा करेंगे, सेविंग्स इंक्रीज करते हुए जाएंगे, तो सेविंग इंक्रीज करने की वजह से इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। फर्दर आगे कहता है, एंड टोटल सेविंग विल आइदर रिड्यूस और नॉट चेंज, और टोटल सेविंग या तो रिड्यूस होगी या चेंज नहीं होगी। ड्यू टू इंडिविजुअल सेविंग्स टोटल सेविंग्स ऑफ इकोनॉमी विल नॉट राइज। यदि हर व्यक्ति पैसा सेव करता जाएगा तो इकोनॉमी की कुल सेविंग्स राइज कभी नहीं होगी, उल्टा आने वाले समय में पैसा सेव करने की वजह से इकोनॉमी में मनी सप्लाई रुक जाएगी या मनी सप्लाई हो जाएगी कम, लोगों की इनकम कम जनरेट होगी, तो आने वाले समय में डिफ्लेशन, मंदी का दौर आ जाएगा। तो मंदी के दौर में आरबीआई अलग अलग स्कीम से लोगों को अट्रैक्ट करेगी कि पैसा बैंक में सेव ना करें, पैसा बाजार में खर्च करें, ताकि इकोनॉमी के अंदर पैसा आए और इकोनॉमी डिफ्लेशन से इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पॉइंट की तरफ बढ़ने लगे। तो अल्टीमेट पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट का कहना है, इकोनॉमी में लोग जितनी ज्यादा सेविंग्स करेंगे, सेविंग्स का इफेक्ट आएगा डिफ्लेशन के फॉर्म में, सेविंग्स करने से इकोनॉमी की कुल सेविंग राइज नहीं होगी। एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड के बारे में, लेकिन एक्सेस और डेफिशिएंट डिमांड पढ़ने से पहले बात करें इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पॉइंट कब राइज होगा। इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा तब जिस जगह एडी और एएस इक्वल होंगी, एक्स एंटी एडी एक्स एंटी एएस के इक्वल होगा, वहां पर इकोनॉमी हमेशा रहेगी इक्विलिब्रियम में। लेकिन क्या हम यहां पर यह कह सकते हैं कि जब भी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में होगी सारे रिसोर्सेज एम्प्लॉयड हैं? क्या हम ये कह सकते हैं रिसोर्सेज आर फुली एम्प्लॉयड इनटू द इकोनॉमी? नहीं। रीजन क्या है? अगर हाउस होल्ड के पास इनकम होगी तब वो खर्चा करेगा, यदि हाउस होल्ड के पास इनकम नहीं है तो वो खर्चा नहीं कर पाएगा। आज हाउस होल्ड के पास इनकम क्यों नहीं है? क्योंकि इकोनॉमी के अंदर रोजगार ही अवेलेबल नहीं है, एम्प्लॉयमेंट ही नहीं है। अगर इनकम होती तो हाउस होल्ड मार्केट में डिमांड क्रिएट करता, प्रोड्यूसर उस डिमांड के अकॉर्डिंग माल बनाता। तो ये कहना संभव नहीं है कि जब इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम पॉइंट स्ट्राइक कर रहा है वहां पर सारे रिसोर्सेज गेनफुली एम्प्लॉयड। तो यहां कहता है एट इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पॉइंट एडी इक्वल्स टू दी एस, बट इट डजंट मीन ऑल दी रिसोर्सेज आर फुली एम्प्लॉयड। तो ये कहना मुश्किल है कि सारे रिसोर्सेज फुली एम्प्लॉयड है। इसी वजह से यहां पर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल नहीं माना जाएगा। इसी वजह से फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल को, या फिर इसी वजह से जो इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पॉइंट है उसे हम फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल नहीं कहेंगे, क्योंकि इकोनॉमी में किसी भी पॉइंट पर बेरोजगारी एग्जिस्ट करेगी। इकोनॉमी में चाहे जितनी डिमांड बढ़ जाए, बेरोजगारी वहां पर एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट के कुछ ऐसे टाइप्स हैं जो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। जैसे डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट है, जिसे हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट है। डिसगाइज का मतलब जितने फील्ड पर लोग काम करने चाहिए, जितने रिक्वायर्ड पर्सन हैं, लोग काम कर रहे हैं उससे ज्यादा, when number of persons required is less than the number of persons are working, तो जो एक्स्ट्रा लोग हैं वो माने जाएंगे एम्प्लॉयड। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट है कि लोग जब एक जॉब से दूसरी जॉब में स्विच करेंगे तो कुछ दिन वो अनएम्प्लॉयड रहेंगे, उसे फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट का नाम देंगे। तो इस तरह की बेरोजगारी जो है वो हमेशा पाई जाएंगी इकोनॉमी के अंदर। इसीलिए इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पॉइंट को कभी भी फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम या फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल नहीं कह सकते। आगे कहता है ड्यू टू दी एक्सेस इफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट इज मोर देन फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। यदि इकोनॉमी के अंदर इक्विलिब्रियम लेवल उस फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से ऊपर लाई करेगा तब वो कंडीशन कहलाएगी एक्सेस डिमांड। और यदि इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट से नीचे लाई करेगा वो कहलाएगा डेफिशिएंट डिमांड। मतलब जितने लोग इकोनॉमी के अंदर काम कर सकते हैं उसमें से कुछ लोगों के पास रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं है तो डिमांड नहीं होगी। तो डिमांड नहीं होगी इसका मतलब मेरे रिसोर्सेज आज कम एम्प्लॉयड है, कम एम्प्लॉयड कम आउटपुट प्रोड्यूस होगा। तो फुल एम्प्लॉयमेंट के कंपैरिजन में आउटपुट कम बन रहा है इकोनॉमी के अंदर, और जहां पर आउटपुट डिमांड के इक्वल होगा वो होगा इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो ऐसी कंडीशन में डेफिशिएंट डिमांड जनरेट होगी कि अगर लोगों को काम मिलता तो वो और इकोनॉमी में डिमांड क्रिएट करते, प्रोड्यूसर और माल बनाता। तो कहीं ना कहीं आज डिमांड में कमी है। लेकिन इसका अपोजिट हो जाए, इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम पॉइंट जो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से ऊपर आ जाए तब वहां पर इसका अपोजिट होगा। अपोजिट होने का मतलब इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड वाली कंडीशन होगी जनरेट। तो यहां से एक्सेस डिमांड वाली कंडीशन से इकोनॉमी में आएगा इन्फ्लेशन, क्योंकि सीधी सी बात इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम पॉइंट ऊपर लाई कर रहा है, जितने लोग हैं, जितने अपने पास रिसोर्सेज हैं उसके कंपैरिजन में लोग डिमांड क्रिएट कर रहे हैं ज्यादा,
तो ज्यादा डिमांड क्रिएट करने का मतलब ज्यादा मनी सप्लाई, और ज्यादा मनी सप्लाई करने का मतलब इन्फ्लेशनरी गैप। तो एक्सेस डिमांड से जनरेट होगा इन्फ्लेशनरी गैप, और डेफिशिएंट डेफिशिएंट डिमांड से जनरेट होगा डिफ्लेशनरी गैप। मैं यहां बात कर लूं ग्राफ की, कि किस तरह से ग्राफ बनेगा एक्सेस डिमांड का और किस तरह से ग्राफ बनेगा डेफिशिएंट डिमांड का। सबसे पहले मेरा इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये आ गया एग्रीगेट सप्लाई या एग्रीगेट डिमांड। जहां पर ये दोनों करेंगे इंटरसेक्ट, ये होगा इकोनॉमी इक्विलिब्रियम। एक्सेस डिमांड कब जनरेट होगा? एक्सेस डिमांड का मतलब इकोनॉमी में कुल जितने रिसोर्सेज हैं, उन सारे रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग जितनी डिमांड होती, उसके कंपैरिजन में जो इक्विलिब्रियम पॉइंट वाली डिमांड है वो है ज्यादा। तो जब फुल एम्प्लॉयमेंट एडी अपना एक्स एंटी एडी से होगा कम, जो फुल एम्प्लॉयमेंट एडी की वजह से जो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम आना चाहिए था उसके कंपैरिजन में जो आ रहा है, ये जो डिफरेंस अराइज होगा, इस डिफरेंस को बोलेंगे एक्सेस डिमांड। कि आज इकोनॉमी में डिमांड थोड़ी ज्यादा है इन कंपेयर टू दी फुल एम्प्लॉयमेंट एडी। सबसे पहले कैसे बनाएंगे? पहले आएगा मेरा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। एक्सेस डिमांड का मतलब इकोनॉमी के अंदर आज जो डिमांड एग्जिस्ट करनी है वो फुल एम्प्लॉयमेंट एडी के कंपैरिजन में रहेगी ज्यादा। इसका मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट एडी वाला कर्व आएगा इसके नीचे, जहां पर फुल एम्प्लॉयमेंट एडी करेगा इंटरसेक्ट, ये आना चाहिए था फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, लेकिन इसके कंपैरिजन में इक्विलिब्रियम पॉइंट आ रहा है दूसरा। तो जो भी डिफरेंस आया फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट और एक्स एंटी एडी के बीच में, इसे नाम दिया गया एक्सेस डिमांड का। अब ऐसे ही दूसरे की बात करें डेफिशिएंट डिमांड, तो डेफिशिएंट डिमांड का मतलब वापस पहले एग्रीगेट सप्लाई कर, ये मेरा एग्रीगेट डिमांड का एक्स एंटी एडी एक्स एंटी एस। डेफिशिएंट डिमांड का मतलब जब फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम फुल एम्प्लॉयमेंट एडी ये होगा ज्यादा एक्स एंटी एडी के कंपैरिजन में। तो जो भी फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट और एक्स एंटी एडी का बीच का डिफरेंस आया, इसे बोलेंगे अपन डेफिशिएंट डिमांड। तो एक जगह अराइज हुई डेफिशिएंट डिमांड, दूसरी जगह अराइज हुई एक्सेस डिमांड। अब इन डेफिशिएंट और एक्सेस डिमांड को दूर करने के लिए गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसीज और मॉनेटरी पॉलिसी इंप्लीमेंट करती है। इनका क्या इंप्लीकेशन रहेगा? एक्सेस डिमांड की वजह से इकोनॉमी में महंगाई आने स्टार्ट होगी। एक्सेस डिमांड की वजह से प्रोड्यूसर्स को हो गया लॉस। लॉस क्यों हो गया? क्योंकि वो इतना माल बनाकर, अगर उनके पास इतने रिसोर्सेज होते कि इस पॉइंट तक प्रोडक्शन कर पाते, तब वो प्रॉफिट इंक्रीज कर सकते थे। लेकिन प्रोडक्शन कितना कर पाएंगे? फुल एम्प्लॉयमेंट एडी के अकॉर्डिंग। इसके अलावा इकोनॉमी में इन्फ्लेशनरी स्पाइरल के साथ साथ वेज प्राइस स्पाइरल भी राइज होगा, कि प्रोड्यूसर अब लेबर कम है तो लेबर से ओवर टाइम करवाएंगे। ओवर टाइम करवाने की वजह से लेबर ज्यादा वेजेस की डिमांड करेगी, ज्यादा वेजेस प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ेगी, तो प्रोड्यूसर उस प्रोडक्ट को महंगा ही मार्केट के अंदर बेचेंगे। और इस तरह से इन्फ्लेशनरी गैप को दूर करने के लिए गवर्नमेंट अपनी फिस्कल पॉलिसी इंप्लीमेंट करेगी, जो बात करेंगे गवर्नमेंट बजट वाले टॉपिक में। और आरबीआई इंप्लीमेंट करेगी मॉनेटरी पॉलिसीज, जो हमने पिछले टॉपिक में बात कर ली। ऐसे ही डेफिशिएंट डिमांड में जब डिमांड रह गई कम, प्रोड्यूसर इस पॉइंट पर बना सकते थे लेकिन नहीं बना पाए, रिसोर्सेज कम एम्प्लॉय किए, गैप जनरेट होगा डिफ्लेशनरी, प्रोड्यूसर को लॉस हो गया, इन्वेंट्री रुक गई। और इसके साथ साथ गवर्नमेंट इस डेफिशिएंट डिमांड को दूर करने के लिए फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी इंप्लीमेंट करेगी। कुछ रीजन ये भी हो सकते हैं कि इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड क्यों है। एक्सेस डिमांड का रीजन है सारे सेक्टर्स, हाउस होल्ड ने अपना खर्चा बढ़ा दिया, प्रोड्यूसर ने अपना इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर दिया, गवर्नमेंट ने अपना खर्चा इंक्रीज कर दिया, फॉरेन सेक्टर ने इंडिया से एक्सपोर्ट किया ज्यादा, इंपोर्ट किया कम। और जिसका इसका जस्ट अपोजिट आ जाएगा डेफिशिएंट डिमांड। हाउस होल्ड का खर्चा कम, गवर्नमेंट का खर्चा कम, प्रोड्यूसर ने खर्चा कम कर दिया, फॉरेन सेक्टर ने एक्सपोर्ट इंडिया से माल खरीदा कम और इंडिया में बेचा ज्यादा। बच्चों ये बात थी ओवरऑल एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड की प्रॉब्लम की करेक्ट कैसे करेंगे, ऐसे ही रिलेटेड टॉपिक डिस्कस करने वाले अपने अगले लेक्चर्स में। प्लस इसके साथ साथ जितना भी हमने आज कंटेंट डिस्कस किया है इस पूरे लेक्चर के माध्यम से, वो आपको हमारी एजुकेशन इनसाइट्स एप्लीकेशन के अंदर मिलने वाला है। वो सारा कोर्स, जितना भी हमने क्रैश कोर्स, वो सारा कंटेंट जो हमने क्रैश कोर्स के अंदर डिस्कस किया है, प्लस हमने जितने भी एमसीक्यू सीरीज ला चुके हैं या फिर लाने वाले हैं, वो सारी इस बुक के साथ ही आपको सॉफ्ट कॉपी में मिलने वाली है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, बुक सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी दोनों में अवेलेबल है। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार चेक जरूर करें। तो ऐसे रिलेटेड टॉपिक डिस्कस करते रहेंगे अपने अगले लेक्चर्स में। तब तक पढ़ते रहिए और बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू।